हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल मर्डर इन मेसोपोटामिया का दूसरा भाग। अध्याय 7, खिड़की पर खड़ा आदमी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मेरी इस कहानी में आपको स्थानीय रंग या इतिहास की बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी। सच तो यह है कि मुझे आर्कियोलॉजी के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, और ना ही इसमें मेरी कोई दिलचस्पी है। मिट्टी में दबे हुए मुर्दों और ढह चुके खंडहरों के साथ छेड़छाड़ करना मेरी समझ से बाहर की बात है। मिस्टर कैरी अक्सर मुझसे कहते थे कि मुझ में एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने वाले गुण बिल्कुल नहीं हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वे 100% सही थे। मेरे आने के अगले दिन सुबह मिस्टर कैरी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस महल को देखना चाहूँगी जिसका वे नक्शा तैयार कर रहे थे। अब भला, जो चीज़ हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुकी हो, उसका नक्शा आज कैसे बनाया जा सकता है, ये तो भगवान ही जाने। फिर भी मैंने शिष्टाचारवश हाँ कह दी। सच कहूँ तो मैं मनी मन थोड़ा उत्साहित भी थी। वह महल लगभग 3000 साल पुराना बताया जा रहा था। मैं कल्पना कर रही थी कि शायद वह वैसा ही भव्य होगा जैसा मैंने तूतन खामिन के मकबरे की तस्वीरों में देखा था। सोना, नक्काशी और आलीशान फर्नीचर। लेकिन यकीन मानिए, वहाँ मिट्टी और कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था। बस 2-2 फुट ऊंची गंदी मिट्टी की दीवारें। बस इतना ही था उनका महल। मिस्टर कैरी मुझे यहाँ वहाँ ले जाकर समझाते रहे कि नर्स, ये मुख्य दरबार था, यहाँ रानियों के कक्ष थे, यहाँ से ऊपर की मंजिल जाती थी। मैं बस मनी मन सोच रही थी, पर इन्हें ये सब पता कैसे चलता है, यहाँ तो सिर्फ धूल है। खैर, मैं ज़बान पर यह बात नहीं लाई, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे घोर निराशा हुई। वो पूरी खुदाई मुझे सिर्फ कचरे का ढेर लगी। ना कहीं संगमरमर था, न सोना। क्रिकलवुड में रहने वाली मेरी चाची का पुराना घर भी इस तथाकथित महल से कहीं ज़्यादा भव्य खंडर नजर आता, और वे पुराने असीरियन लोग खुद को राजा कहते थे। जब मिस्टर कैरी ने मुझे अपना वह मिट्टी का महल दिखा दिया, तो उन्होंने मुझे फादर लेविग्नी के हवाले कर दिया ताकि वे मुझे टीले का बाकी हिस्सा दिखा सके। फादर लेविग्नी ने मुझे थोड़ा डर लगता था। एक तो वे विदेशी भिक्षु यानी मॉन्क थे, ऊपर से उनकी आवाज़ बहुत भारी और गहरी थी। वे इंसान तो दयालु थे, पर उनकी बातें बड़ी उलझी हुई और रहस्यमयी थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वे जो बता रहे हैं मैं उनके लिए भी उतना ही काल्पनिक है जितना मेरे लिए। मिसेस लीडनर ने बाद में मुझे विस्तार से समझाया कि फादर लेविग्नी की दिलचस्पी केवल लिखित दस्तावेज़ों में थी। ये लोग अपनी हर बात मिट्टी की ईंटों और पट्टियों पर लिखते थे। अजीबोगरीब दिखने वाले निशान जो ईसाई तौर तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, पर फादर के लिए वे बड़े अर्थपूर्ण थे। यहाँ तक कि वहाँ मिट्टी की पुरानी स्कूल स्लेट्स भी थी, जिनके एक तरफ शिक्षक का पाठ लिखा था और दूसरी तरफ छात्र का उत्तर। सच कहूँ तो ये देखकर मुझे पहली बार अच्छा लगा। ये सब बहुत मानवीय लगा, अगर आप समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है। फादर लेविग्नी मुझे पूरे खुदाई स्थल पर घुमाते रहे। उन्होंने मुझे मंदिर, महल और कुछ निजी घर दिखाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी जगह भी दिखाई जिसे उन्होंने प्रारंभिक अकाडियन कब्रिस्तान बताया। फादर के बात करने का तरीका बड़ा ही विचित्र और कटा कटा सा था। वे थोड़ी जानकारी देते और फिर अचानक किसी और ही विषय पर बात करने लगते। चलते चलते उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, आपका यहाँ इस तरह आना थोड़ा अजीब लगता है। क्या मिसेज लीड ने सच में बीमार है? मैंने सावधानी बरतते हुए नपा-तुला जवाब दिया। वे पूरी तरह से बीमार तो नहीं है, बस थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं। फादर बोले, वे एक अजीब महिला है। मुझे तो लगता है कि वे एक खतरनाक महिला है। अब आपका इससे क्या मतलब है? मैंने हैरान होकर पूछा। खतरनाक? भला वे कितनी खतरनाक हो सकती हैं? उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वे निर्दयी हैं। हाँ, वे ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल पत्थर दिल और निर्दयी हो सकती हैं। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए साफ कह दिया, अगर आप बुरा ना माने फादर, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। लेकिन फादर पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वे बस रहस्यमयी अंदाज में अपना सिर हिलाते रहे। फादर ने मेरी बात सुनकर शांत भाव से कहा, नर्स, तुम महिलाओं को उतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। मुझे लगा कि एक भिक्षु के लिए ऐसा कहना बड़ी अजीब बात है, पर फिर मेरा ध्यान गया कि शायद उन्होंने कन्फेशन के दौरान न जाने कितनी कहानियाँ सुनी होगी। हालांकि मैं थोड़ा उलझन में थी कि भिक्षु भी कन्फेशन सुनते हैं या सिर्फ पादरी, लेकिन उनका वह लंबी ऊनी चोगा, धूल झाड़ने का अंदाज और हाथ में लटकी मालों ने एक भिक्षु ही साबित कर रही थी। हाँ, वो निर्दयी हो सकती हैं, उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए दोहराया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और ताज्जुब देखिए, इतनी कठोर होने के बावजूद, पत्थर और संगमरमर जैसी मजबूत दिखने के बावजूद वह डरी हुई हैं। आखिर वह किस बात से इतना डरती हैं? मैंने मन ही मन सोचा, यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। कम से कम डॉक्टर लीटनर को तो ये पता ही होगा, पर मुझे नहीं लगता था कि उनके अलावा किसी और को इस डर की भनक भी थी। तभी फादर ने अचानक अपनी उन तेज़ और गहरी आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा, क्या आपको यहाँ सब कुछ अजीब लगता है? यह बिल्कुल स्वाभाविक। मैंने ज़रा ठहर कर जवाब दिया,
पूरी तरह स्वाभाविक तो नहीं कहूँगी। रहने खाने की व्यवस्था तो बहुत आरामदायक है, लेकिन यहाँ का माहौल मन को सहज नहीं लगता। ये माहौल मुझे भी बेचैन करता है। फादर ने अचानक और भी ज़्यादा रहस्यमयी होते हुए कहा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं कोई तैयारी चल रही है। डॉक्टर लीडनर भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। कोई गहरी बात उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। शायद वे अपनी पत्नी की सेहत को लेकर चिंतित हो, मैंने सुझाव दिया। हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है। यहाँ हवा में कुछ और ही है, एक अजीब सी बेचैनी। और सच कहूँ तो फादर ने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा था। वहाँ वाकई एक गहरी न दिखने वाली बेचैनी व्याप्त थी। हमारी बातचीत वहीं रुक गई, क्योंकि डॉक्टर लीडनर हमारी तरफ आ रहे थे। उन्होंने मुझे एक बच्चे की कब्र दिखाई जिसे अभी अभी मिट्टी से निकाला गया था। वह दृश्य वाकई बहुत करुण था। मिट्टी में दबी छोटी छोटी हड्डियाँ, एक दो मिट्टी के बर्तन और कुछ नन्हे दाने, जिनके बारे में डॉक्टर ने बताया कि ये कभी मोतियों का हार रहे होंगे। वहाँ काम कर रहे मजदूरों को देखकर तो मुझे हंसी आ गई। आपने शायद ही कभी इतने सारे अजीब पुतले एक साथ देखे होंगे। सब के सब लंबे पेटीकोट जैसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए थे, और उनके सिर पर कपड़े इस तरह बंधे थे मानो सबके दांतों में भयंकर दर्द हो रहा हो। मिट्टी की टोकरियां ढोते हुए वे बीच बीच में गाना शुरू कर देते, जो मुझे किसी उबाऊ और नीरस मंत्र जैसा लग रहा था। मैंने गौर किया कि उनमें से ज़्यादातर की आंखें बहुत ख़राब थीं, और कुछ तो लगभग अंधे ही लग रहे थे। मैं सोच ही रही थी कि ये कितने दयनीय लोग हैं। तभी डॉक्टर लीडनर बोले, ये लोग देखने में काफ़ी तंदुरुस्त और अच्छे हैं, है ना? मैं दंग रह गई। ये कितनी अजीब दुनिया है, जहाँ दो लोग एक ही चीज़ को इतने अलग ढंग से देखते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर लीडनर ने घर चलकर चाय पीने का सुझाव दिया। वापसी के रास्ते में उन्होंने मुझे प्राचीन शहर के बारे में कई दिलचस्प बातें बताईं। उनके समझाने के अंदाज ने मेरा नज़रिया बदल दिया। अब मुझे वहाँ की गलियाँ और घर साफ नज़र आने लगे थे। उन्होंने मुझे वे प्राचीन भट्टियाँ दिखाईं जिनमें रोटियाँ पकाई जाती थीं, और बताया कि आज भी यहाँ के लोग वैसी ही भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। घर पहुंचने पर हमने देखा कि मिसेस लीडनर उठ चुकी थी। आज वे पहले से काफ़ी बेहतर और ताज़ा दम लग रही थी। चाय के दौरान डॉक्टर ने उन्हें सुबह की खुदाई का विवरण दिया, और फिर वे वापस काम पर चले गए। मिसेस लीडनर मुझे प्राचीन कक्ष यानी एंटिका रूम दिखाने ले गई। वहाँ मेज़ों पर सामान का ढेर लगा था, ज़्यादातर टूटे हुए बर्तन या वे जिन्हें जोड़कर मरम्मत की गई थी। मुझे लगा कि ये सब बेकार कचरा है, इसलिए मैंने कह दिया, अरे बाप रे, ये तो सब टूटे फूटे हैं। क्या इन्हें संभाल कर रखना वाकई काम का है? मिसेस लीड ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, एरिक को ये सब मत कह देना। उसे बर्तनों में ही सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। इनमें से कुछ चीज़ें तो 7,000 साल पुरानी हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि ये बर्तन टीले की बहुत गहरी परतों से मिले थे, और हज़ारों साल पहले भी लोग इन्हें बिटुमेन यानी एक तरह का प्राकृतिक डामर से जोड़कर मरम्मत करते थे। इससे पता चलता है कि चीज़ों के प्रति इंसानी लगाव आज भी वैसा ही है जैसा हज़ारों साल पहले था। फिर उन्होंने रहस्यमयी अंदाज में कहा, और अब मैं आपको कुछ वाकई रोमांचक दिखाती हूँ। उन्होंने शेल्फ से एक डिब्बा निकाला और मुझे एक सुंदर सोने का खंजर खंजर दिखाया, जिसके हैंडल पर गहरे नीले पत्थर जड़े थे। उसे देखते ही मेरे मुंह से खुशी की लहर निकल गई। मिसेज लीडनर हंस पड़ी। हाँ, सोना सबको पसंद आता है, सिवाय मेरे पति के। भला डॉक्टर लीडनर को ये पसंद क्यों नहीं है? मैंने अचरज से पूछा। खैर, पहली बात तो ये कि ये काफ़ी महंगा पड़ता है। नियम के मुताबिक सोने की कोई चीज़ मिलने पर उसे खोजने वाले मजदूरों को उस वस्तु के वजन के बराबर सोने की कीमत चुकानी पड़ती है। हे भगवान! मैंने चौंक कर कहा। पर ऐसा क्यों? ये यहाँ का रिवाज है। एक तो इससे मजदूरों में चोरी की भावना खत्म हो जाती है। देखिए, अगर वे चोरी करेंगे भी तो सिर्फ सोने के लालच में, ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं। वे उसे पिघलाकर बेच सकते हैं। इसलिए हम उन्हें इनाम देकर ईमानदार बने रहने में मदद करते हैं। उन्होंने एक और ट्रे निकाली और मुझे सोने का एक बेहद नक्काशीदार प्याला दिखाया, जिसके हैंडल पर भेड़ों के सिर बने हुए थे। मैं उसे देखकर दंग रह गई। खूबसूरत है ना? ये एक राजकुमार की कब्र से मिला है। हमें ऐसी कई शाही कब्रें मिली, पर उनमें से ज़्यादातर हज़ारों साल पहले ही लूटी जा चुकी थी। ये प्याला हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकाडियन काल का एक बेमिसाल नमूना। अचानक मिसेस लीडनर की बाहें तन गई। उन्होंने कप को अपनी आंखों के बिल्कुल बिल्कुल पास लाकर गौर से देखा, और फिर अपने नाखून से उसे धीरे से खरोचा। अजीब बात है, इस पर मोम लगा हुआ है। पक्का कोई मोमबत्ती लेकर यहाँ आया होगा। उन्होंने उस छोटे से टुकड़े को हटाया और कप को वापस उसकी जगह पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे मिट्टी की कुछ अजीबोगरीब मूर्तियाँ दिखाईं, पर सच कहूँ तो वे काफ़ी भद्दी और अश्लील थीं। उन पुराने ज़माने के लोगों की सोच वाकई बहुत घटिया रही होगी। जब हम बरामदे में वापस आए तो मिसेस मकार्डो वहाँ बैठी अपने नाखूनों को पॉलिश कर रही थी। वे बड़े चाव से उन्हें निहार रही थी, पर मुझे लगा कि उस नारंगी लाल रंग से ज़्यादा भद्दा रंग शायद ही कोई और हो सकता है। मिसेज लीड ने अंदर से एक बहुत ही नाजुक और टूटी हुई तश्तरी ले आई थी, जिसे वे जोड़ने लगी।
मैंने कुछ देर उन्हें देखा और फिर मदद की पेशकश की। ओह बिल्कुल, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। वे टूटे हुए बर्तनों का एक ढेर ले आए और हम काम में जुट गए। मुझे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि टुकड़ों को कैसे जोड़ना है। नर्सों के हाथ वैसे भी सधे हुए होते हैं और उन्होंने मेरी कुशलता की तारीफ भी की। तभी मिसेस मकार्डो की आवाज़ आई, सब कितने व्यस्त हैं। आप लोगों को देखकर मुझे खुद के खाली होने का एहसास हो रहा है। हालांकि मैं हूँ ही खाली। अगर आपका मन है तो आप भी मदद क्यों नहीं करती? मिसेस लीडनर ने बिना किसी उत्साह के बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा। दोपहर के भोजन के बाद का समय काफ़ी दिलचस्प रहा। डॉक्टर लीडना मकार्डो ने कुछ पुराने बर्तनों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल से साफ किया। ये किसी जादू जैसा था। जैसे ही तेज़ाब मिट्टी के संपर्क में आया, सूखी गंदगी झाग बनकर उबलने लगी और एक बर्तन पर सुंदर बैगनी रंग तो दूसरे पर बैलों के सींगों की आकृति उभर आई। काम के बंटवारे के साथ ही कैरी और कॉलमैन खुदाई स्थल की ओर निकल गए, जबकि राइटर अपने फोटोग्राफी रूम में चले गए। लुइस, तुम्हारा क्या इरादा है? डॉक्टर लीडनर ने अपनी पत्नी से पूछा। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मुझे पता चला कि दोपहर में लेटना मिसेज लीडनर की दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने जवाब दिया। मैं करीब 1 घंटा आराम करूंगी, फिर शायद थोड़ी देर टहलने बाहर जाऊंगी। ठीक है, नर्स तुम्हारे साथ जाएगी, है ना? डॉक्टर ने सुझाव दिया। बिल्कुल, मैंने तुरंत सहमति दी। नहीं नहीं, मिसेज लीडनर ने टोटुक अंदाज में कहा, मुझे अकेले टहलना पसंद है। नर्स को अपने कर्तव्य को लेकर इतना भी गंभीर नहीं होना चाहिए कि वो मुझे एक पल के लिए भी अपने नज़रों से ओझल ना होने दें। पर मुझे साथ आने में खुशी होगी। मैंने फिर से कोशिश की। नहीं, सच में मैं चाहूँगी कि आप साथ ना आएँ। उनका स्वर काफ़ी सख्त और आदेशात्मक था। कभी कभी अकेले रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ज़िद करना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब मैं खुद आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। जो महिला अपनी घबराहट और डर की वजह से एक नर्स को साथ रखने पर मजबूर थी, वो बिना किसी सुरक्षा के अकेले सुनसान रास्तों पर घूमने में इतनी सहज कैसे थी? 3:30 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन में सन्नाटा था। बस एक छोटा लड़का तांबे के टब में बर्तन धो रहा था और एमॉट उन्हें व्यवस्थित करने में जुटे थे। तभी मिसेज लीडनर मुख्य दरवाजे यानी मेहराब से अंदर आई। वे पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत और खुश नजर आ रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वे मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर लीडनर प्रयोगशाला से बाहर आए और उन्हें वह थाली दिखाने लगे जिस पर बैल के सींग बने थे। उन्होंने उत्साह से कहा, प्रागैतिहासिक स्तर की खुदाई बहुत सफल रह रही है। इस सीज़न की शुरुआत में ही वह मकबरा मिल जाना हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी। बस फादर लेविग्नी को ही शिकायत हो सकती है, क्योंकि अब तक हमें पत्रों पर लिखे कोई खास लेख यानी इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं। मिसेज लीडनर ने रूखेपन से कहा, उन्होंने तो हमारे पास मौजूद सामग्री पर भी कुछ खास काम नहीं किया है। वे भले ही बड़े विशेषज्ञों पर हैं बेहद आलसी। अपनी पूरी दोपहर तो वो सोने में गुजार देते हैं। डॉक्टर लीडनर ने धीमे स्वर में कहा, हमें बर्ड की कमी खल रही है। फादर लेविग्नी का तरीका थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर उनके एक दो अनुवाद वाकई चौंकाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उस ईंट के बारे में उनका अनुमान सही है, जबकि एक विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें सच पता होना चाहिए। चाय खत्म होने के बाद मिसेज लीडनर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नदी किनारे किनारे टहलने चलना चाहूँगी। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बात का मलाल था कि दोपहर में उन्होंने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया था और वे मेरी नाराज़गी दूर करना चाहती थी। हालांकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी बुरा मानने वाली इंसान नहीं हूँ। फिर भी मैंने तुरंत उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वो एक बेहद सुहावनी शाम थी। जौ के खेतों के बीच से होती हुई एक पगडंडी फूलों से लदे फलों के पेड़ों के पास से गुजरती हुई सीधे टिग्रीस नदी के तट पर पहुंचती थी। हमारे बाईं ओर वह ऊंचा टीला था जहां से मजदूरों के एकरस और नीरस गीतों की आवाज़ें आ रही थीं। दाईं ओर थोड़ी ही दूरी पर पानी का एक विशाल पहिया यानी वाटर व्हील लगा था, जो घूमते समय एक अजीब सी करहाने वाली आवाज़ पैदा कर रहा था। शुरू में तो वह आवाज़ कानों को बहुत खटकती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई और वह किसी लोरी की तरह सुकून देने वाली लगने लगी। उस पहिए के ज़रा आगे वह गांव बसा था जहाँ से ज़्यादातर मजदूर काम पर आते थे। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? मिसेज लीडनर ने धीमी आवाज़ में कहा। वाकई बहुत शांत जगह है, मैंने जवाब दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मुख्य दुनिया और भीड़ भाड़ से इतनी दूर हूँ। हर चीज़ से बहुत दूर। मिसेज लीडनर ने मेरे शब्दों को दोहराया। हाँ, यहाँ कम से कम इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद तो कर सकता है। मैंने उनकी तरफ एक पैनी नज़र डाली। वे शायद मुझसे नहीं बल्कि खुद से ही बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अंदाज़ा भी था कि उनके इन चंद शब्दों ने उनके मन के डर को कितना साफ उजागर कर दिया था। हम वापस घर की ओर मुड़े। अभी हम चल ही रहे थे कि अचानक मिसेज लीडनर ने मेरी बाँह इतनी ज़ोर से पकड़ ली कि मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। वो कौन है? नर्स, देखिए, वो वहाँ क्या कर रहा है? हमने कुछ ही दूरी पर जहाँ पगडंडी मुड़कर अभियान गृह की ओर जाती थी, एक आदमी खड़ा था।
उसने यूरोपीय लिबास पहन रखा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पंजों के बल उचककर किसी खिड़की के भीतर झाँकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी, वह तुरंत खिड़की से हटा और हमारी तरफ आने लगा। मुझे महसूस हुआ कि खौफ के मारे मिसेस लीडनर की पकड़ मेरी बाँह पर और भी सख्त हो गई है। नर्स, वे बुरी तरह फुसफुसाई। नर्स देखिए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैंने एक पेशेवर नर्स की तरह उन्हें ढांढस बंधाया। वो आदमी हमारे पास से गुजरा। वो एक इराकी नागरिक था। जैसे ही मिसेस लीडनर ने उसे करीब से देखा, उनके चेहरे पर छाई दहशत अचानक गायब हो गई और उन्होंने चैन की एक लंबी सांस ली। ओह! ये तो बस एक इराकी है, उन्होंने राहत भरी आवाज़ में कहा। हम आगे बढ़ गए। जब हम उस जगह से गुजरे तो मैंने उन खिड़कियों की ओर गौर से देखा। वे न केवल लोहे की मजबूत सलाखों से बंद थी, बल्कि ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर थी कि उनके भीतर झांकना लगभग असंभव था, क्योंकि बाहर की ज़मीन का स्तर आंगन के मुकाबले काफ़ी नीचा था। मैंने माहौल को सामान्य बनाने के लिए कहा, हो सकता है वो आदमी बस यूं ही उत्सुकता में अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। मिसेस लीडनर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, शायद। बस एक पल के लिए मुझे लगा कि वो कहते-कहते अचानक रुक गई। मैं मन ही मन सोच रही थी, आपको क्या लगा? मैं वही तो जानना चाहती हूँ, आपके मन में क्या विचार आया था? लेकिन अब मुझे एक बात का पुख्ता यकीन हो गया था। मिसेस लीडनर का डर कोई काल्पनिक भूत या भ्रम नहीं था। वे एक जीते-जागते हाड़-मास के इंसान से मौत की हद तक डर रही थीं। अध्याय 8, रात्रि अलार्म। टेल यारम जहाँ पहुँचने के बाद के उस पहले सप्ताह की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। आज, जब मुझे पूरी सच्चाई का पता चल चुका और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कई ऐसे छोटे छोटे संकेत और इशारे याद आते हैं जिन्हें उस समय मैंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि इस कहानी को ईमानदारी से बयां करने के लिए मुझे खुद को वापस उसी मानसिक स्थिति में ले जाना होगा जिसमें मैं तब थी। उलझन भरी, बेचैन और धीरे धीरे इस बात के प्रति सचेत होती हुई कि इस घर में कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक बात तो तय थी, यहाँ के माहौल में खिंचाव और तनाव का जो एहसास था वो मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत थी। यहाँ तक कि बिल कोलमैन जैसा बेपरवाह और हंसमुख नौजवान भी इसे महसूस कर रहा था। मैंने उसे एक दिन दूसरे सहायक डेविड एमॉट से बात कहते सुना, यार, ये जगह मुझे बहुत परेशान करने लगी। क्या ये लोग हमेशा इतने ही बुझे बुझे और उदास रहते हैं? मुझे मिस्टर एमॉट काफ़ी पसंद थे। वे कम बोलते थे पर उनकी चुप्पी में कोई कड़वाहट नहीं थी। इस रहस्यमयी माहौल में जहाँ किसी के मन की बात समझना नामुमकिन था, एमॉट का शांत व्यक्तित्व मुझे बहुत भरोसेमंद लगता था। कॉलमैन के सवाल पर एमॉट ने बस इतना जवाब दिया, नहीं, पिछले साल तो ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया और ना ही इसके पीछे की वजह बताई। कोलमैन ने थोड़े दुखी स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर चक्कर क्या है। एमॉट ने बस अपने कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। उसी दौरान मिस जॉनसन के साथ मेरी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत हुई। वे एक सक्षम, व्यवहारिक और बुद्धिमान महिला थी और उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि उनके मन में डॉक्टर लीडनर के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा और सम्मान है। बातों बातों में मिस जॉनसन ने मुझे डॉक्टर लीडनर के पूरे करियर का लेखा जोखा सुना दिया। उनके उनके बचपन से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी उपलब्धि, उन्हें डॉक्टर द्वारा खोदे गए हर स्थल और उनके परिणामों की ज़ुबानी जानकारी थी। मुझे तो यकीन है कि वे उनके हर भाषण को शब्द ब शब्द दोहरा सकती थी। उनके लिए डॉक्टर लीडनर दुनिया के सबसे महान फील्ड पुरातत्वविद थे। वे बहुत ही सरल इंसान हैं, मिस जॉनसन ने भावुक होकर कहा। दुनियादारी के छल कपटों से कोसों दूर, उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। महानता की यही तो असली पहचान होती है। मैंने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो वाकई बड़े लोग होते हैं उन्हें धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुआती सालों में वे कितने खुशमिजाज थे। मिस जॉनसन की आंखों में यादें तैर गईं। रिचर्ड, कैरी, डॉक्टर और मैं। शुरुआत में हम यहाँ बहुत खुश थे। कैरी उनके साथ फ़िलिस्तीन में भी थे। उनकी दोस्ती 10 साल पुरानी है, जबकि मैं उन्हें 7 साल से जानती हूँ। मिस्टर कैरी वाकई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के धनी हैं, मैंने कहा। हाँ, शायद, मिस जॉनसन ने थोड़े रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन वो थोड़े खामोश और गुमसुम से रहते हैं ना? वे पहले ऐसे नहीं थे, मिस जॉनसन ने तुरंत सफाई दी। ये सब तो तब से शुरू हुआ जब से। वे अचानक रुक गईं। जब से? मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। खैर छोड़िए, उन्होंने अपने कंधों को झटका देते हुए कहा, आजकल बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। मैं चुप रही, इस उम्मीद में भी कि वे खुद आगे बोलेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने एक बनावटी हंसी के साथ अपनी बात जारी रखी, मानो उसकी गंभीरता को छुपाना चाह रही। शायद मैं थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी पुरातत्वविद की पत्नी को खुदाई के काम में वाकई दिलचस्पी ना हो तो उसे इस तरह के अभियानों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी मौजूदगी अक्सर तनाव पैदा करती है। आपका मतलब मिसेस मकार्डो से? मैंने संकेत दिया। अरे उनकी तो बात ही छोड़िए, उन्होंने मकार्डो को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैं असल में मिसेस लीडनर की बात कर रही हूँ। वे बेहद आकर्षक महिला है और मैं समझ सकती हूँ कि डॉक्टर लीडनर उन पर क्यों जान छिड़कते हैं।
लेकिन सच तो यह है कि वे यहाँ के माहौल में फिट नहीं बैठती। उनके होने से सब कुछ थोड़ा अजीब हो जाता है। तो मिस जॉनसन भी वही कह रही थी जो मिसेस केल्सी ने कहा था, कि घर के इस भारी माहौल के लिए मिसेस लीडनर ही जिम्मेदार है। लेकिन फिर मिसेस लीडनर के उस असली मानसिक खौफ का क्या? डॉक्टर उन्हें लेकर बहुत परेशान रहते हैं, मिस जॉनसन ने गंभीरता से कहा। मैं एक वफादार लेकिन ईर्ष्यालु पालतू कुत्ते की तरह हूँ। मुझे डॉक्टर तो इतना थका हुआ और चिंतित देखना अच्छा नहीं लगता। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, ना कि अपनी पत्नी के इन बेतुके डर और शिकायतों पर। अगर उन्हें अनजान जगहों से इतना ही डर लगता था, तो उन्हें अमेरिका में ही रहना चाहिए था। मुझे उन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो खुद अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं और फिर बस रोना रोते हैं। शायद उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी हद से ज़्यादा बोल गई हैं, इसलिए उन्होंने फ़ौरन लहजा बदलते हुए कहा, बेशक मैं उनकी बहुत कद्र करती हूँ। वे एक बहुत ही प्यारी महिला है और उनमें गज़ब का आकर्षण है। और इसी के साथ उन्होंने बात खत्म कर दी। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो इंसानी फितरत है। जहाँ भी कई महिलाएं एक साथ किसी बंद जगह पर रहती हैं, वहाँ ईर्ष्या का पनपना तय है। मिस जॉनसन को अपने मुखिया की पत्नी पसंद नहीं थी, जो शायद स्वाभाविक था। और जहाँ तक मिसेस मकार्डो की बात है, तो मुझे यकीन था कि वह मिसेस लीडनर से सख्त नफरत करती थी। एक और शख्सियत जिसे मिसेस लीडना फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वे थी डॉक्टर रेली की बेटी शीला रैली। वे अक्सर खुदाई स्थल पर चक्कर लगाती रहती थी, कभी कार से तो कभी किसी युवक के साथ घोड़ों पर। मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता था कि उन्हें शांत स्वभाव के अमेरिकी युवक डेविड अमॉट में काफ़ी दिलचस्पी है। जब भी अमॉट ड्यूटी पर होते, शीला उनसे बातें करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, और मुझे लगता था कि अमॉट भी उन्हें पसंद करते हैं। एक दिन दोपहर के खाने के वक्त मिसेज लीडनर ने इस बारे में एक ऐसी टिप्पणी की जो मुझे काफ़ी अनुचित लगी। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो रैली लड़की अब भी डेविड का पीछा नहीं छोड़ रही है। बेचारे डेविड, वो तो खुदाई वाली जगह पर भी तुम्हारा शिकार करने पहुंच जाती है। लड़कियां भी कितनी बेवकूफ़ और उतावली होती हैं। मिस्टर एमॉट ने कोई जवानी जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके सामने चेहरे पर लाली दौड़ गई। उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और स्थिर भाव से सीधे मिसेज लीडनर की आंखों में देखा। उनकी उस नज़र में एक अजीब सी चुनौती थी। मिसेज लीडनर ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी मैंने फादर लेविग्नी को अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाते सुना। पर जब मैंने उनसे पूछा, क्या कहा आपने, तो उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया और बात दोहराई नहीं। उसी दोपहर कॉलमैन ने मुझसे अपना मन हल्का किया। सच कहूँ नर्स, तो शुरू में मुझे मिसेज लीडनर बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मैं मुंह खोलता वे मुझे झिड़क देती थी। लेकिन अब मैं उन्हें समझने लगा हूँ, वे वाकई बहुत दयालु हैं। आप ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी सारी निजी बातें बता देते हैं। मुझे पता है कि वे शीला रैली को लेकर थोड़ी सख्त हैं, पर शीला ने भी उनके साथ एक दो बार बहुत बदतमीज़ी की है। शीला की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उसकी ज़ुबान बहुत कड़वी है और उसका गुस्सा तो तौबा ही। कॉलमैन की बात में सच्चाई तो थी। डॉक्टर रेली ने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रखा था। कॉलमैन ने आगे कहा, जाहिर है इस इलाके की इकलौती जवान लड़की होने का उसमें थोड़ा घमंड तो हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिसेज लीडनर से ऐसे बात करे जैसे वो उसकी परदादी हूँ। मिसेज लीडनर कोई साधारण औरत नहीं है। वो तो किसी तिलिस्मी परी जैसी हैं जो अपनी रोशनी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेती हैं। फिर उसने कड़वाहट से जोड़ा, शीला किसी को मंत्रमुग्ध नहीं करती, वो तो बस लोगों को चिढ़ाने का काम करती है। उन दिनों की बस यही दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं मुझे याद है जो आगे चलकर बड़ी साबित होने वाली थी। एक बार प्रयोगशाला में मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत करते समय मेरी उंगलियों पर गोंद की चिपचिपाहट लग गई थी। उसे साफ करने के लिए मैं एसीटोन लेने अंदर गई। वहाँ कोने में मकार्डो बैठे थे। उनका सर उनकी बाहों पर टिका हुआ था और मुझे लगा कि शायद वे सो रहे हैं। मैंने चुपचाप उनकी अपनी ज़रूरत की बोतल उठाई और वहाँ से बाहर निकल आई। लेकिन उस शाम जो हुआ, उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मिसेज मकार्डो ने अचानक मुझ पर हमला बोल दिया। क्या तुमने प्रयोगशाला से एसीटोन की बोतल उठाई थी? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। हाँ, मैंने सहज भाव से कहा, मैंने ही ली थी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आंटी का रूम में हमेशा एक छोटी बोतल रखी रहती है, फिर तुम वहाँ क्यों गई? उनका लहजा ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक था। क्या ऐसा है? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैंने जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि बोतल तो बस एक बहाना था। तुम असल में वहाँ जासूसी करने गई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसी नर्सों की फितरत क्या होती है। मैं उन्हें बस देखती रह गई। उनकी बात का ना कोई सिर था ना पैर। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही है मिसेज मकार्डो, मैंने गरिमा बनाए रखते हुए शांत स्वर में कहा। मुझे किसी की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस मकसद से भेजी गई हो? वे चिल्लाई। सच कहूँ तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने बिना कोई और बहस किए वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। लेकिन ये पूरी घटना बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली थी। दूसरी घटना दिखने में मामूली थी पर मन में खटकने वाली। मैं एक पिल्ले को रोटी का टुकड़ा दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरब के दूसरे कुत्तों की तरह वह भी बहुत डरपोक था।
उसे लगा कि शायद मेरा इरादा ठीक नहीं है। वो तुम दबाकर भागा और मैं उसे पकड़ने के लिए घर के मेहराब वाले कोने तक गई। मैं इतनी तेजी से मुड़ी कि सीधे फादर लेविग्नी और एक अन्य व्यक्ति से जाकर टकराई। एक पल में ही मुझे एहसास हुआ कि वह दूसरा आदमी वही था जिसे उस दिन मैंने और मिसेस लीडनर ने खिड़की से झांकते हुए देखा था। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी। फादर लेविग्नी मुस्कुराए, उस अजीब उस अजनबी को विदा किया और मेरे साथ घर की ओर चल पड़े। नर्स, आपको सच बताऊं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्होंने कहा। मैं प्राचीन भाषाओं का छात्र हूँ, लेकिन यहाँ खुदाई पर काम करने वाले मजदूरों की भाषा मुझे समझ ही नहीं आती। ये अपमानजनक है ना? मैं उस कस्बे के आदमी पर अपनी अरबी भाषा का अभ्यास कर रहा था ताकि देख सकूं कि मैं कितना सुधार कर पाऊँ, पर नतीजा कुछ खास नहीं रहा। वैसे डॉक्टर लीडनर का कहना है कि मेरी अरबी बहुत शुद्ध और साहित्यिक है। बात बस इतनी ही थी, लेकिन मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि आखिर वही आदमी अब भी घर के आसपास क्यों मंडरा रहा है। उस रात हमें एक भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। सुबह के करीब 2 बज रहे होंगे। ज़्यादातर नर्सों की तरह मेरी नींद भी बहुत कच्ची है। जब तक मेरे दरवाजे की कुंडी बजी, मैं जागकर बिस्तर पर बैठ चुकी थी। नर्स, नर्स! वो मिसेज लीडनर की धीमी और दहशत भरी आवाज़ थी। मैंने माचिस जलाकर मोमबत्ती रोशन की। वे नीले रंग के लंबे गाउन में दरवाजे पर खड़ी थी और थर थर काँप रही थी। मेरे बगल वाले कमरे में कोई है? मैंने उसे दीवार पर कुछ खरोंचते हुए सुना है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुरंत बिस्तर से उतरी और उन्हें सहारा दिया। शांत हो जाइए, मैं यहाँ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। वे कांपती आवाज़ में बोली, एरिक को बुलाओ। मैंने सिर हिलाया और दौड़कर डॉक्टर लीडनर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पल भर में ही वे बाहर आ गए। मिसेज लीडनर मेरे बिस्तर पर बैठी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। मैंने उसे सुना है, उन्होंने भदवास होकर कहा। दीवार पर किसी के नाखूनों की खरोच जैसी आवाज़ आ रही थी। क्या एंटी का रूम में कोई घुसा है? डॉक्टर लीडनर चिल्लाए। डॉक्टर साहब झटपट बाहर की ओर भागे। उस घड़ी मेरे दिमाग में एक बात कौन गई। उन दिनों पति पत्नी की प्रतिक्रिया कितनी अलग थी। मिसेज लीडनर का डर पूरी तरह से व्यक्तिगत और अपनी सुरक्षा को लेकर था, जबकि डॉक्टर लीडनर का ध्यान तुरंत अपने उन अनमोल पुरातात्विक खजानों की ओर चला गया। एंटिका रूम, मिसेज लीडनर ने जैसे चौंकते हुए कहा। बेशक, मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। वे तुरंत उठी, अपना गाउन शरीर पर लपेटा और मुझे साथ आने का इशारा किया। ताज्जुब की बात यह थी कि अब उनके चेहरे से खौफ का हर निशान गायब हो चुका था। जब हम एंटी का रूम पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर लीडना और फादर लेविग्नी पहले से मौजूद थे। फादर लेविग्नी ने बताया कि उन्होंने भी कुछ आवाज़ सुनी थी और जब वे जांच करने उठे तो उन्हें इस कमरे में रोशनी की एक लकीर दिखाई दी थी। चप्पल ढूंढने और टॉर्च लेने में उन्हें थोड़ी देर हो गई और जब तक वे यहाँ पहुँचे कमरा खाली था। सुरक्षा के लिहाज से दरवाज़ा अंदर से ठीक वैसे ही बंद था जैसे रात में होता है। डॉक्टर लीडनर भी तक तो वहाँ पहुँच चुके थे और बड़ी बेचैनी से ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी कुछ ठोस पता नहीं चला। बाहर का मुख्य मेहराबदार दरवाज़ा बंद था। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता था, लेकिन वे खुद गहरी नींद में सो रहे होंगे, इसलिए उनकी बात पर भरोसा करना मुश्किल था। घुसपैठिया का कोई निशान नहीं मिला और न ही कोई चीज़ गायब थी। ये भी मुमकिन था कि फादर लेविग्नी जब अलमारियों से बक्से उतारकर चीज़ों की जांच कर रहे थे तो उसी शोर को सुनकर मिसेज लीडना घबरा गईं। दूसरी ओर फादर लेविग्नी खुद दो बातों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। पहला ये कि उन्होंने अपनी खिड़की के नीचे से गुजरते कदमों की आहट सुनी थी और दूसरा ये कि उन्होंने एंटिका रूम में रोशनी की झिलमिलाहट देखी थी। शायद वे किसी चोर की टॉर्च थी। बाकी घर में किसी और ने ना तो कुछ सुना था और ना ही देखा था। यह घटना मेरी इस पूरी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी खौफनाक रात के बाद मिसेज लीडनर का बांध टूट गया और अगले दिन उन्होंने पहली बार मुझसे अपने मन का वह गहरा राज साझा किया। अध्याय 9। मिसेस लीडनर की कहानी। दोपहर का भोजन अभी समाप्ति हुआ था। मिसेस लीडनर अपनी रोज़ की दिनचर्या के अनुसार आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, पीछे ढेर सारे तकिए लगाए और उनकी किताब उन्हें थमा दी। मैं भी कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे वापस पुकारा। अभी मत जाओ नर्स, मुझे तुमसे कुछ बेहद ज़रूरी बात करनी है। मैं वापस कमरे के अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद कर दो, उन्होंने धीमे स्वर में आदेश दिया। मैंने आज्ञा का पालन किया और कुंडी लगा दी। वे बिस्तर से उठी और बेचैनी में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाने लगी। मैं समझ गई कि उनके मन में कोई गहरा द्वंद्व चल रहा है और वे कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें टोकना ठीक नहीं समझा। अंततः उन्होंने खुद को तैयार किया और मेरी ओर मुड़कर अचानक बोली, बैठ जाओ नर्स। मैं मेज़ के पास वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। उन्होंने घबराहट भरी आवाज़ में बात शुरू की। तुम यकीनन सोच रही होगी कि यह सब तमाशा क्या है, आखिर ये सब किस बारे में। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सहमति में सिर हिला दिया। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे किसी न किसी को तो बताना ही होगा।
वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ये अच्छी बात है, मैंने सहज भाव से कहा। जब तक हमें सच्चाई का पता ना हो तब तक किसी की सही मदद करना मुश्किल होता है। वे अचानक चलते चलते रुकी और मेरी ओर झुककर बोली, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मुझे किस बात से डर लगता है? मैंने सीधेपन से कहा, किसी आदमी से ही होगा। हाँ, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि कौन। मैंने कहा कि क्या। मैं उनके अगले शब्दों का इंतज़ार करने लगी। कमरा बिल्कुल शांत था। तभी वे ज़ोर से बोली, मुझे मारे जाने का डर है नर्स। मुझे डर है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। खैर, अब जाकर असल बात सामने आई थी। मैं जानती थी कि इस वक्त मुझे घबराहट दिखाने के बजाय खुद को बहुत शांत रखना होगा, क्योंकि वे पहले से ही हिस्टीरिया के कगार पर थीं। हे भगवान, तो बस इतनी सी बात है। मैंने ऐसे कहा मानो ये कोई बड़ी बात ना हो। मेरे कहते ही वे हंसने लगी। वे बेतहाशा हंसती रही, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस तरह से तुमने ये कहा नर्स, वे हाफते हुए बोली, जिस तरह से तुमने ये कहा। बस कीजिए, अब शांत हो जाइए, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सहारा देकर एक कुर्सी पर बिठाया, वॉश स्टैंड से एक ठंडा स्पंज लिया और उनके माथे और कलाइयों को पोंछने लगी। मैंने फिर कहा, अब ये बस सब बकवास बंद कीजिए, मुझे शांति से और शुरू से सब कुछ समझाइए। मेरे शक्ति मेरी शक्ति ने काम किया और वे शांत हो गई। वे संभल कर बैठ गई और अपनी सामान्य आवाज़ में बोली, तुम वाकई एक अनमोल रत्न हो नर्स। तुम्हारी बातें मुझे फिर से एक 6 साल की बच्ची जैसा महसूस करा रही हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल, इत्मीनान से बताइए, कोई जल्दी नहीं है। वे धीरे धीरे और हर शब्द को तौलते हुए बोलने लगी। जब मैं महज 20 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। मेरा पति अमेरिकी सरकार के एक विभाग में काम करता था। ये 1918 की बात है। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, जी हाँ, मुझे पता है। मिसेस मकार्डो ने बताया था कि वे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। लेकिन मिसेस लीडनर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वे ऐसे ही मानती है, पूरी दुनिया यही मानती है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल जुदा है। उस वक्त मैं एक बहुत ही देशभक्त और आदर्शों वाली लड़की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे अचानक एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मुझे पता चला कि मेरा पति दरअसल जर्मनी का एक जासूस था। मुझे प्रमाण मिले कि उसी की दी हुई गुप्त जानकारी की वजह से एक अमेरिकी जहाज़ डूबा था, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान गई थी। मुझे नहीं पता कि कोई और महिला ऐसी स्थिति में क्या करती, पर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं सीधे अपने पिता के पास गई, जो युद्ध विभाग में थे, और उन्हें सब सच बता दिया। फ्रेडरिक, मेरा पति, मोर्चे पर नहीं मरा। उसे अमेरिका में ही जासूसी के अपराध में मौत की सज़ा दे दी गई। ओ मेरे ईश्वर! मैंने तभी ज़बान से कहा, यह तो बहुत ही भयानक अनुभव रहा होगा। हाँ, उन्होंने गहरी सांस ली। वो बहुत भयानक था। फ्रेड फ्रेडरिक स्वभाव से बहुत सौम्य और दयालु था, पर फिर भी अपने देश से गद्दारी की। मैंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया, पर आज सोचती हूँ कि शायद मैं गलत थी। ये कहना बहुत मुश्किल है, मैंने कहा। ऐसी स्थिति में सही गलत का फैसला करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ वो सरकारी विभागों के बाहर किसी को नहीं पता थी। दुनिया की नज़रों में मेरे पति जंग के मैदान में शहीद हुए थे। एक युद्ध विधवा होने के नाते मुझे समाज में बहुत सम्मान और सहानुभूति मिली, पर अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। उनके स्वर में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जिसे मैं अच्छी तरह समझ पा रही थी। उस हादसे के बाद कई लोगों ने मुझसे शादी करनी चाहिए, पर मैंने सबको मना कर दिया। मिसेस लीडनर ने अपनी बात जारी रखी। मेरा भरोसा इस कदर टूट चुका था कि मुझे लगा मैं फिर कभी किसी पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ, मैंने सहानुभूति जताते हुए कहा। ऐसे सदमे से उबरना आसान नहीं होता। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक युवक के प्रति मेरी मन में भावनाएं जागी। मैं दुविधा में थी कि तभी एक खौफनाक मोड़ आया। मुझे एक गुमनाम पत्र मिला। वो पत्र फ्रेडरिक यानी मेरे पहले पति के नाम से था। उसमें साफ लिखा था कि अगर मैंने कभी किसी दूसरे मर्द से शादी की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। फ्रेडरिक से? मैंने हैरान होकर पूछा। पर वे तो मर चुके थे ना? हाँ, मुझे भी यही लगा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं पागल हो रही हूँ। मैं दौड़कर अपने पिता के पास गई। तब उन्होंने मुझे एक कड़वा सच बताया। फ्रेडरिक को मौत की सज़ा नहीं मिली थी। वह पुलिस की पकड़ से भाग निकला था। लेकिन भागने के कुछ ही हफ्तों बाद एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लाशों के ढेर में उसकी पहचान हुई और उसे दफना दिया गया। मेरे पिता ने यह बात मुझसे छिपा कर रखी थी, क्योंकि वे मुझे दोबारा डराना नहीं चाहते थे। लेकिन उस पत्र ने तो सारी कहानी पलट दी। क्या मुमकिन था कि फ्रेडरिक अब भी जिंदा हो? मेरे पिता ने अपने स्तर पर फिर से गहराई से जांच करवाई। मिसेस लीडनर ने लंबी सांस ली। जांच के बाद उन्होंने दावा किया कि जो शव फ्रेडरिक के नाम पर दफनाया गया था वो उसी का था।
हालांकि दुर्घटना की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल था, पर पिता को पूरा यकीन था कि फ्रेडरिक मर चुका है और वह पत्र महज एक क्रूर मजाक था। क्या आपको ऐसा पत्र दोबारा मिले? हाँ, कई बार। जब भी मेरी किसी पुरुष से नज़दीकी बढ़ती, मुझे धमकी भरा पत्र मिल जाता। क्या वे आपके पति की लिखावट थी? मैंने पूछा। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, कहना मुश्किल है। मेरे पास उनके पुराने पत्र नहीं थे, बस धुंधली सी यादें थी। क्या उन पत्रों में कोई ऐसी बात, कोई खास नाम या संकेत था जिसे सिर्फ आप और फ्रेडरिक ही जानते थे? नहीं, कोई निजी उपनाम या ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं दावे के साथ कह सकूं कि वो फ्रेडरिक ही है। ये वाकई अजीब है, मैंने सोच में डूबते हुए कहा। अगर वो आपके पति नहीं थे तो क्या कोई और हो सकता है जो आपसे बदला लेना चाहता हो सकता है। फ्रेडरिक का एक छोटा भाई था, विलियम। शादी के वक्त वह सिर्फ 10-12 साल का बच्चा था और अपने भाई को भगवान की तरह पूजता था। विलियम का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मुझे शक है कि शायद अपने भाई की मौत के लिए उसने मुझे जिम्मेदार मान लिया हो और वह बड़ा होकर मुझसे बदला लेने की साजिश रच रहा हो। मुमकिन है, मैंने सिर हिलाया। बचपन के सदमे इंसान के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। बताने को अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। 3 साल पहले मैं एरिक यानी डॉक्टर लीडनर से मिली। मैंने तय कर लिया था कि कभी शादी नहीं करूँगी, पर एरिक के प्यार ने मेरा इरादा बदल दिया। हमारी शादी के दिन तक मैं डरी हुई थी कि कोई पत्र आएगा, पर कोई पत्र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वह शख्स मर चुका है या अब हार मान चुका है, लेकिन उनकी आवाज़ कांपने लगी। हमारी शादी के ठीक 2 दिन बाद मुझे फिर से वही पत्र मिला। मिसेस लीडनर ने अपनी मेज़ पर रखे एक छोटे से अटैची को पास खींचा, उसे चाबी से खोला और उसमें से एक पत्र निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। पत्र की स्याही कुछ फीकी पड़ गई थी। लिखावट थोड़ी अजीब थी, काफ़ी हद तक किसी महिला के हाथ जैसी, जो अक्षरों को आगे की ओर झुकाकर लिखती थी। उसमें लिखा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम बच नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ फ्रेडरिक बाउसनर की पत्नी बनकर ही जीना होगा, तुम्हें मरना ही होगा। इसे पढ़कर मैं बहुत डर गई थी, उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा। पर फिर भी एरिक के साथ होने की वजह से मन के किसी कोने में सुरक्षा का एहसास था। लेकिन फिर 1 महीने बाद मुझे दूसरा पत्र मिला। दूसरे पत्र में लिखा था, मैं भूला नहीं हूँ, मैं अपनी योजना बना रहा हूँ, तुम्हें मरना ही होगा। आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने पत्र वापस करते हुए पूछा, क्या आपके पति को इन सब के बारे में पता है? वे जानते हैं कि मुझे कोई खतरा है, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। जब दूसरा पत्र आया तब मैंने उन्हें दोनों पत्र दिखाए। उन्हें लगा कि यह सब एक घटिया मजाक या धोखा है। उन्हें शक था कि शायद कोई मेरे पहले पति के जिंदा होने का नाटक करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। वे कुछ पल के लिए रुकी, जैसे उस खौफनाक याद को फिर से जी रही हूँ। दूसरा पत्र मिलने के कुछ ही दिनों बाद हम गैस से होने वाली मौत के मुंह से बाल बाल बचे। जब हम सो रहे थे, कोई चुपके से हमारे अपार्टमेंट में घुसा और गैस का नॉब खुला छोड़ दिया। खुशनसीबी थी कि मेरी आंख खुल गई और मैंने गैस की गंध पहचान ली। बस उसके बाद मैं पूरी बुरी बुरी तरह टूट गई। मैंने एरिक को वह सब कुछ बता दिया जो सालों से मेरे साथ हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि वह पागल आदमी, चाहे जो भी हो, मुझे वाकई मार डालना चाहता है। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये फ्रेडरिक ही हो सकता है। उसकी बाहरी कोमलता के पीछे हमेशा एक किस्म की क्रूरता छिपी रहती थी। एरिक मुझसे कम डरे हुए थे। वे पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार हम इस बात पर सहमत हुए कि मुझे उनके साथ इस अभियान पर यहाँ आ जाना चाहिए। हमने तय किया कि सुरक्षा के लिहाज से मैं गर्मियों में भी अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि लंदन या पेरिस में ही रुकूंगी। हमने अपनी योजना को अंजाम दिया और यहाँ आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा। आखिर हमने अपने और उस दुश्मन के बीच आधी दुनिया की दूरी जो बना ली थी। उनकी आवाज़ अचानक कांपने लगी। और फिर लगभग 3 सप्ताह पहले मुझे एक और पत्र मिला। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पर इराक की डाक मोहर लगी हुई थी। उनके कांपते हाथों ने मुझे वह तीसरा पत्र थमा दिया। उस पत्र के शब्द किसी ठंडी छुरी की तरह चुभने वाले थे। तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगी, तुम गलत थी। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके जीवित नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा है, मृत्यु बहुत करीब आ रही है। मिसेस लीडनर की आंखों में गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक और कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाया और कहा, और 1 हफ्ते पहले ये मेरी इसी मेज़ पर पड़ा मिला था। इसे डाक से भी नहीं भेजा गया था, यानी कोई इसे खुद यहाँ रख कर गया है। उस कागज़ पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हम आ चुके हैं। वे मेरी तरफ पागलों की तरह घूरने लगी। देखा तुमने, समझा? वो मुझे मार डालेगा। हो सकता है वह फ्रेडरिक हो, या शायद वह छोटा विलियम हो, पर जो भी है वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज़ काँपते हुए ऊंची होने लगी थी। मैंने तुरंत उनकी कलाई पकड़ी और पेशेवर अंदाज में उन्हें संभाला। अब बस कीजिए, मैंने चेतावनी भरे लहजे में कहा। हिम्मत मत हारिए, हम सब यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए। क्या आपके पास कोई सूंघने वाला नमक
या नसों को शांत करने वाली कोई चीज़ है? मैंने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और उनके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उनके गालों पर थोड़ी रौनक लौटी। हाँ, अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन नर्स, क्या तुम अब समझ सकती हो कि मेरी ऐसी हालत क्यों थी? जब मैंने उस आदमी को खिड़की से झांकते देखा तो मुझे लगा कि वो आ गया है। यहाँ तक कि जब तुम पहली बार आई थी तब मुझे तुम पर भी शक हुआ था। मुझे लगा शायद तुम वेश बदल कर आई कोई हमलावर हो। वाह, क्या गजब का विचार है। मैंने थोड़ा मजाक में कहा ताकि उनका तनाव कम हो। ओ, मुझे पता है ये सुनने में बेतुका लगता है। मुझे लगा शायद तुम उसके साथ मिली हुई हो और असल में कोई नर्स हो ही नहीं। लेकिन ये तो सरासर बकवास है, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ शायद, पर डर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है, उन्होंने मायूसी से कहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया और मैंने पूछा, मुझे लगता है कि अगर आपका पति सामने आए तो आप उसे पहचान ही लेंगी। उन्होंने बहुत धीरे से और उदास होकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। 15 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। मुझे डर है कि शायद मैं उसका चेहरा भी ना पहचान पाऊँ। इतना कहते ही वे फिर से कांप उठी। मिसेस लीडनर की आवाज़ अचानक फुसफुसाहट में बदल गई। नर्स, मैंने एक रात उसे देखा था, लेकिन वो एक मृत चेहरा था। खिड़की पर टैप टैप की आवाज़ हुई और जब मैंने मुड़कर देखा तो शीशे के उस पार एक भयानक बेजान बेजान चेहरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं चीखती रही, पर जब सब लोग आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे तुरंत मिसेस मकार्डो की सुनाई वो पुरानी कहानी याद आ गई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि वह सिर्फ एक बुरा सपना रहा होगा? मुझे पूरा यकीन है कि वह सपना नहीं था, उन्होंने जोर देकर कहा। हालांकि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में इस तरह के डरावने सपने आना बहुत स्वाभाविक था, जिन्हें इंसान अक्सर हकीकत समझ बैठता है। फिर भी एक नर्स होने के नाते मैं कभी अपने मरीज से बहस नहीं करती। मैंने उन्हें शांत किया और भरोसा दिलाया कि अगर कोई अजनबी इस इलाके में भटकता भी है तो उसका पता चलना तय है। जब वे थोड़ी शांत हुई तो मैं डॉक्टर लीडनर की तलाश में बाहर निकली और उन्हें अपनी और मिसेज लीडनर की पूरी बातचीत के बारे में बताया। मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। ये राज मुझे बहुत परेशान कर रहा था। सच कहूँ नर्स, मुझे यकीन है कि खिड़की पर वे चेहरे और वे आवाज़ें महज इनकी उनकी कल्पना का हिस्सा है। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। इस सब पर तुम्हारी क्या राय है? उनके सर में छिपे संशय को मैं पूरी तरह पकड़ नहीं पाई, पर मैंने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर, मुमकिन है कि यह पत्र महज एक क्रूर और दुर्भावनापूर्ण मजाक हो। हाँ, संभावना तो यही है, पर हम करें क्या? ये पत्र उन्हें पागल बना रहे हैं। मैं भी सोच में पड़ गई। मेरे मन में एक विचार कौंधा। उन पत्रों की लिखावट में एक स्त्री तत्व था। क्या ये मुमकिन था कि मिसेस मकार्डो को किसी तरह मिसेस लीटनर के अतीत का पता चल गया हो और वे अपनी नफरत निकालने के लिए उन्हें इस तरह डरा रही हूँ? लेकिन मैंने डॉक्टर लीटनर को ऐसा कुछ भी सुझाव देना ठीक नहीं समझा। लोग कब किस बात का बुरा मान जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उत्साह बढ़ाने वाले लहजे में कहा, खैर, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में बात करने से ही मिसेस लीटनर का आधा बोझ हल्का हो गया है। मन में बातें दबाकर रखने से ही वे जहर बन जाती है। मैं वाकई खुश हूँ कि उन्होंने तुम पर भरोसा किया, डॉक्टर ने दोहराया। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि वे तुम्हें पसंद करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मदद के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या होगा। मेरे मन में यह सवाल बार बार आ रहा था कि क्या डॉक्टर साहब ने स्थानीय पुलिस को कोई गुप्त सूचना देने के बारे में सोचा है। लेकिन बाद में मुझे खुशी हुई कि मैंने ये बात उनसे नहीं पूछी। अगले दिन कॉलमैन को मजदूरों की तनख्वाह लेने के लिए हंसनी जाना था। साथ ही वे हमारे सारे ज़रूरी पत्रों को भी हवाई डाक यानी एयर मेल से भेजने के लिए अपने साथ ले जाने वाले थे। अभियान गृह के नियम के अनुसार जो भी पत्र लिखे जाते थे उन्हें भोजन कक्ष की खिड़की के पास रखे एक लकड़ी के बक्से में डाल दिया जाता था। उस रात निकलने से पहले कॉलमैन ने उन पत्रों को निकाला और उन्हें बंडलों में छांटकर उन पर रबर बैंड लगाने लगे। तभी अचानक उनके मुंह से एक हैरान कर देने वाली चीख निकली। क्या हुआ, मैंने पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और बोले, हमारी प्यारी लुइस यानी मिसेस लीडनर तो वाकई अपना मानसिक संतुलन खो रही हैं। देखिए, उन्होंने पेरिस का पता लिखा है लेकिन गली का नाम न्यूयॉर्क की 42nd स्ट्रीट डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्या आप उनके पास जाकर पूछ सकती हैं कि वे असल में क्या लिखना चाहती थी? वे शायद अब तक अपने कमरे में सोने जा चुकी। मैंने वह पत्र उनसे लिया और तुरंत मिसेस लीडनर के पास पहुंची। उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन पता बदल दिया। उस वक्त मैंने पहली बार मिसेस लीडनर की लिखावट को करीब से देखा था। अचानक मेरे मन में यह विचार कौंधा कि ये लिखावट मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। मैंने इसे पहले कहाँ देखा था? आधी रात के बाद जब मैं शांत होकर बैठी थी तब जाकर मुझे असली बात समझ में आई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह लिखावट आकार में थोड़ी बड़ी और थोड़ी बिखरी हुई थी, लेकिन वह उन डरावने और गुमनाम धमकी भरे पत्रों की लिखावट से असाधारण रूप से मेल खाती थी। मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर उठने लगा। क्या मिसेज लीडनर वे खुद
वे पत्र खुद को ही लिख रही थी। और क्या डॉक्टर लीडनर को पहले से इस बात का शक था, इसलिए वे इतने शांत और चिंतित नजर आ रहे थे? अध्याय 10। शनिवार दोपहर। अध्याय 10। शनिवार दोपहर। मिसेज लीडनर ने शुक्रवार को अपनी वह चौंकाने वाली कहानी मुझे सुनाई थी। अगली सुबह यानी शनिवार को घर का माहौल थोड़ा अजीब और बोझिल सा था। मिसेज लीडनर का व्यवहार मेरे प्रति पूरी तरह बदल चुका था। वे बहुत ही बेपरवाह दिख रही थी और उन्होंने जानबूझकर मुझसे आंखें मिलाने या बात करने से परहेज किया। खैर, मुझे इस पर ज़रा भी अचंभा नहीं हुआ। एक नर्स के तौर पर मेरा अनुभव कहता है कि महिलाएं अक्सर कमज़ोर पलों में अपनी नर्सों के सामने दिल खोल कर रख देती हैं और बाद में उन्हें अपनी उसी ईमानदारी पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वे सोचने लगते हैं कि काश उन्होंने वह सब न कहा होता। ये शुद्ध मानवीय स्वभाव है। मैंने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उन्हें किसी तरह की असहजता ना हो। मैंने अपनी बातों को पूरी तरह औपचारिक और काम तक ही सीमित रखा, मानो पिछली रात जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कॉलमैन सुबह सुबह ही लॉरी लेकर हंसनी के लिए निकल गए थे। उनके पास डाक पहुंचाने के अलावा टीम के सदस्यों के कुछ छोटे मोटे काम भी थे। चूँकि आज मजदूरी यानी तनख्वाह देने का दिन था, उन्हें बैंक से छोटे नोटों के बंडल भी लाने थे। इन सब कामों में वक्त लगना तय था, इसलिए उनके दोपहर से पहले लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि वे हंसनी में शीला रैली के साथ लंच का आनंद ले रहे होंगे। तनख्वाह वाले दिन दोपहर के वक्त खुदाई स्थल पर ज़्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि 3:30 बजे से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। आंगन के बीचों बीच छोटा लड़का अब्दुल्ला हमेशा की तरह बैठा मिट्टी के बर्तन धो रहा था और अपनी नाक से निकलने वाली उसी बेसुरी आवाज़ में गा रहा था। डॉक्टर लीडनर और एमॉट कोलमैन के इंतज़ार में मिट्टी के बर्तनों पर कुछ बारीकी काम कर रहे थे, जबकि कैरी खुदाई स्थल की निगरानी के लिए ऊपर चले गए थे। मिसेज लीडना अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैंने रोज़ की तरह उन्हें बिस्तर पर सेट किया और फिर खुद के कमरे में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं एक किताब लेकर बैठ गई। उस वक्त 1:45 बज रहे थे। अगले 2 घंटे बड़े सुकून से गुजरे। मैं डेथ इन अ नर्सिंग होम नाम का एक उपन्यास पढ़ रही थी। कहानी तो रोमांचक थी, पर मुझे लगा कि लेखक को नर्सिंग होम की ज़मीनी हकीकत का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था। मेरा तो मन हुआ कि लेखक को चिट्ठी लिखकर नर्सों के असली काम के बारे में कुछ ज्ञान दूँ। जब मैंने आखिरकार किताब बंद की, पता चला कि वह लाल बालों वाली नौकरानी ही कातिल थी, जिस पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। तो घड़ी पर नज़र पड़ते ही मैं उछल पड़ी। 3 बजने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। मैं फ़ौरन उठी, अपनी वर्दी को थोड़ा ठीक किया और आंगन में आ गई। नन्ना अब्दुल्ला अब भी बर्तनों की सफाई में जुटा था और वही उदास धुन गुनगुना रहा था। डेविड अमॉट उसके पास खड़े होकर साफ हो चुके बर्तनों को छाट रहे थे और टूटे हुए हिस्सों को मरम्मत के लिए बक्सों में सहेज रहे थे। मैं अभी उनके करीब पहुंची ही थी कि डॉक्टर लीड ने छत की सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दिए। दोपहर का समय काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऊपर की थोड़ी सफाई कर दी है। लुइस यानी मिसेज लीड ने ये जानकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह अक्सर शिकायत करती है कि कमरे में चलने फिरने की जगह नहीं बची है। मैं अभी उसे ये खुशखबरी सुनाकर आता हूँ। वे अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे तक गए, हल्का सा दस्तक दिया और अंदर चले गए। मुझे लगता है कि मुश्किल से 1.5 मिनट बीता होगा कि फिर से बाहर आए। उस वक्त मेरी नज़र दरवाजे पर ही थी और जो मैंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर जाते वक्त डॉक्टर लीडनर चुस्त और खुशमिजाज थे, लेकिन बाहर आते वक्त वे किसी शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। उनके पैर कांप रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सा स्तब्ध भाव था, मानो उन्होंने कोई खौफनाक मंजर देख लिया। नर्स, उन्होंने एक फटी हुई कर्कश आवाज़ में मुझे पुकारा। नर्स! मैं तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। उनकी हालत देख मेरा दिल बैठ गया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनकी नसें फड़क रही थीं और मुझे लगा कि वे किसी भी पल ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। मेरी पत्नी, वे बड़ी मुश्किल से बोले। मेरी पत्नी, हे भगवान! मैंने उन्हें पीछे हटाया और तेज़ी से धक्का देकर कमरे के अंदर घुस गई। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी सांसें जैसे थम गईं। कमरे के भीतर मिसेज लीडनर बिस्तर के पास एक बेहद अस्वाभाविक और सिमटी हुई अवस्था में फर्श पर पड़ी थीं। मैंने तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठी, उनकी नब्ज़ टटोली। वे मर चुकी थी और शरीर की अकड़न देखकर लग रहा था कि मौत कम से कम 1 घंटा पहले ही हो चुकी होगी। उनकी मौत की वजह साफ दिख रही थी। दाहिनी कनपटी के ठीक ऊपर किसी भारी चीज़ से ज़ोरदार वार किया गया था। शायद चोट लगते ही वे बिस्तर से उठी होंगी और वहीं ढेर हो गई। एक पेशेवर नर्स होने के नाते मैंने उतना ही किया जितना कानूनी तौर पर ज़रूरी था। मैंने कमरे के कोने कोने पर नज़र दौड़ाई कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहाँ सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। कुछ भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। खिड़कियाँ अंदर से मजबूती से बंद थी और कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ त्यारा छिप सके। जाहिर था वह अपना काम करके बहुत पहले ही जा चुका था। मैं भारी मन से बाहर निकली और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर लीडनर सदमे में पूरी तरह सुध बुध खो चुके थे। डेविड अमॉट उन्हें संभाले हुए थे।
जैसे ही मैं करीब पहुंची, एमॉट ने अपनी पीली पड़ चुकी आंखों से मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। जैसा कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, एमॉट मुसीबत के वक्त एक चट्टान की तरह स्थिर रहने वाले इंसान निकले। मेरी बात सुनकर उनकी नीली आंखें फैल ज़रूर गई, पर उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्होंने पल भर सोचा और फिर कहा, हमें बिना देर किए पुलिस को खबर करनी होगी। बिल कॉलमैन किसी भी वक्त लौटते ही होगा, पर तब तक हम डॉक्टर लीडनर का क्या करें? इन्हें इनके कमरे तक ले जाने में मेरी मदद करो, मैंने कहा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, फिर रुक कर बोले, मुझे लगता है पहले इस दरवाजे को सुरक्षित कर देना चाहिए। उन्होंने मिसेस लीडनर के कमरे के ताले में चाबी घुमाई, उसे बाहर निकाला और मुझे थमाते हुए कहा, नर्स, ये चाबी आप अपने पास ही रखिए। अब चलिए, डॉक्टर साहब को संभालते हैं। हमने मिलकर डॉक्टर लीडनर को उठाया और उनके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वे पूरी तरह से उद्बुद्ध हो चुके थे। एमॉट तुरंत ब्रांडी लेने के लिए दौड़े और कुछ ही देर में मिस जॉनसन के साथ वापस लौटे। मिस जॉनसन का चेहरा पीला पड़ गया था और वे बेहद चिंतित थी, लेकिन उनका स्वभाव अब भी बहुत शांत और संजीदा था। मुझे तसल्ली हुई कि डॉक्टर साहब अब एक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में हैं। मैं तेज़ी से आंगन की ओर भागी। ठीक उसी समय स्टेशन वैगन मुख्य मेहराब से अंदर आ रही थी। बिल कॉलमैन का वो गुलाबी और खिलखिलाता चेहरा हम सबके लिए एक झटके जैसा था। वे अपनी चिर परिचित खुशी के साथ गाड़ी से बाहर कूदे और चिल्लाए, हेलो हेलो हेलो, ये लीजिए, सुरक्षित पहुंच गया, कोई डकैती वकैती नहीं हुई। तभी वे अचानक रुक गए। हम सबके चेहरे देख उनकी मुस्कान गायब हो गई। अरे क्या बात है, तुम सबको क्या हो गया? चेहरे ऐसे क्यों लटके जैसे किसी ने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली हो? एमॉट ने बिना किसी भूमिका के सपाट शब्दों में कहा, मिसेस लीडनर की मौत हो गई है बिल, उनकी हत्या कर दी गई है। क्या? बिल का चेहरा अजीब तरह से बदल गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिसेस लीडनर मर गई? एमॉट, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मर गई। तभी पीछे से एक तीखी चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मिसेस मकार्डो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद था। क्या आपने सच में कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है? हाँ, मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, यह एक हत्या है। नहीं, वे हांफते हुए बोली, ओ नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। शायद शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। मैंने रूखेपन से उनकी बात काटी। मिसेस मकार्डो, कोई खुद के सिर के पीछे इतनी ज़ोरदार चोट मारकर आत्महत्या नहीं करता। यह साफ तौर पर कत्ल का मामला है। मिसेस मकार्डो के पैर जैसे जवाब दे गए। वे पास ही रखे एक खाली लकड़े के बक्से पर धप से बैठ गई। उनके मुंह से बस इतना निकला, हे भगवान, ये तो भयानक है, बहुत ही भयानक। जाहिर तौर पर यह सब बहुत भयानक था। मिसेस मकार्डो को यह बात जोर देकर कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या अब उन्हें उस मृत महिला के प्रति अपनी नफ़रत और उन तमाम कड़वी बातों के लिए थोड़ा भी पछतावा महसूस हो रहा होगा, जो वे अक्सर कहा करती थी। 1-2 मिनट बाद उन्होंने हफ्ते हुए पूछा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? डेविड अमॉट ने अपने स्वभाव के अनुरूप बड़ी शांति से स्थिति को संभाला। बिल, उन्होंने कोलमैन की ओर मुड़कर कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके वापस हंसनी जाओ। मुझे कानूनी कार्रवाई के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, पर तुम कैप्टन मैटलैंड से संपर्क करो। शायद वे ही यहाँ पुलिस के प्रभारी हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रेली से बात करना। उन्हें पता होगा कि आगे क्या कदम उठाना है। बिल कोलमैन ने बस सिर हिलाया। उनके चेहरे से वह चिर परिचित मजाकिया अंदाज पूरी तरह गायब था। वे महज एक डरे हुए नौजवान लग रहे थे। बिना एक शब्द बोले वे अपनी गाड़ी में कूदे और धूल उड़ाते हुए हंसनी की ओर रवाना हो गए। एमॉट ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं घर के चारों ओर तलाशी लेनी चाहिए। फिर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, इब्राहिम। पहरेदार दौड़ता हुआ आया। एमॉट ने उससे अरबी में बात की और देखते ही देखते दोनों के बीच एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। इब्राहिम बार बार हाथ हिलाकर किसी बात से पूरी तरह इनकार कर रहा था। अंततः एमॉट ने असमंजस भरे स्वर में मुझसे कहा, यह कह रहा है कि आज दोपहर यहाँ कोई भी नहीं आया। किसी अजनबी ने कदम तक नहीं रखा। मुझे लगता है वह खूनी ज़रूर चुपके से अंदर घुसा होगा और किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, मिसेस मकार्डो बीच में बोल पड़ी। जब लड़कों का ध्यान भटका होगा, वह कातिल मौका पाकर अंदर घुस आया होगा। हाँ, शायद, एमॉट ने कहा। लेकिन उनकी आवाज़ में एक ऐसी अनिश्चितता थी जिसने मुझे उन्हें गौर से देखने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी और मिसेस मकार्डो की बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। वे फिर मुड़े और छोटे बर्तन धोने वाले लड़के अब्दुल्ला से कुछ सवाल पूछे। अब्दुल्ला ने काफ़ी देर तक और बड़ी उग्रता के साथ जवाब दिया। इसे सुनकर एमॉट के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा। मुझे ये गणित बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने मुझे ये साफ साफ नहीं बताया कि आखिर वो कौन सी बात थी जो उन्हें इतनी उलझा रही थी। अध्याय 11, एक अजीबोगरीब उलझन। मैं इस पूरी कहानी में केवल अपनी व्यक्तिगत भूमिका और उन घटनाओं का वर्णन कर रही हूँ जो मेरी आंखों के सामने घटी। मैं उन 2 घंटों की अफरा तफरी का जिक्र नहीं करूँगी जब कैप्टन मैटलैंड
पुलिस की टुकड़ी और डॉक्टर रेली यहाँ पहुँचे। वह सब पूछताछ और जांच पड़ताल का एक सामान्य और थका देने वाला हिस्सा था जो शायद हर हत्या के मामले में होता ही है। मेरे हिसाब से मामले की असली तह तक पहुँचने की शुरुआत तब हुई जब लगभग 5 बजे डॉक्टर रैली ने मुझे अपने सख्त कार्यालय में बुलाया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, डॉक्टर लीडनर की कुर्सी संभाली और मुझे अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए सीधे अंदाज में कहा, तो चलिए नर्स, अब ज़रा काम की बात पर आते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो बहुत ही अजीब और पेचीदा है। मैंने अपनी वर्दी की कफ्स ठीक की और उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और अपनी कलम तैयार की। ये सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए, उन्होंने कहा। नर्स, डॉक्टर लीडनर को अपनी पत्नी का शव किस समय पर मिला था? मुझे लगता है कि उस वक्त लगभग पौने 3 यानी 2:45 बज रहे थे, मैंने जवाब दिया। और आप इस समय को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे हैं? मैंने कहा, बिस्तर से उठते ही मैंने अपनी घड़ी देखी थी, तब ठीक पौने 3 हो रहे थे। ज़रा अपनी घड़ी दिखाइए, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी कलाई से घड़ी उतारकर उन्हें थमा दी। उन्होंने समय मिलाया, मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सटीक, बेहतरीन महिला। चलिए, एक समस्या तो हल हुई। अब क्या आपने इस बारे में कोई राय बनाई है कि जब शव मिला तब मौत हुए कितना समय बीत चुका था? ओ डॉक्टर, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक नर्स के लिए आधिकारिक रूप से ऐसा कहना सही नहीं होगा। इतनी पेशेवर मत बनिए एमी। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आपका अनुभव मेरे अनुमान से मेल खाता है या नहीं। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि जब डॉक्टर लीड ने कमरे में घुसे तब उनकी मौत को कम से कम 1 घंटा बीत चुका था। बिल्कुल सही, डॉक्टर रेली ने मेज़ पर हाथ पटकते हुए कहा। मैंने 4:30 बजे शव की बारीकी से जांच किया है और मेरा मानना है कि मृत्यु का समय दोपहर 1:15 से 1:45 के बीच रहा होगा। हम औसतन 1:30 बजे का समय मानकर चलते हैं, ये लगभग तय है। वे रुके और मेज़ पर अपनी उंगलियों से कोई ताल छेड़ते हुए गहरी सोच में डूब गए। ये सब बहुत उलझा हुआ है, डॉक्टर रैली ने कहा। क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? आपने कहा कि आप आराम कर रही थी। क्या उस दौरान आपने कुछ सुना? 1:30 बजे के आसपास? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जवाब दिया। सच तो यह है कि मैंने 1:30 बजे या उसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं सुना जो संदेहास्पद हो। मैं पौने 1 से पौने 3 बजे तक अपने बिस्तर पर लेटी रही। मुझे बस उस अरब लड़के के गाने की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी और कभी कभी एमॉट की आवाज़ जो छत से डॉक्टर लीडना को पुकार रहे थे। वो अरब लड़का? हाँ, डॉक्टर रेली ने बुदबुदाते हुए अपनी भौहें से कोड़ ली। उसी समय दरवाज़ा खुला और डॉक्टर लीडनर के साथ कैप्टन मैटलैंड अंदर आए। कैप्टन मैटलैंड एक छोटे कद के बेहद फुर्तीले व्यक्ति थे जिनकी आंखें बाज की तरह तेज़ और चौकन्नी थीं। डॉक्टर रेली तुरंत उठे और डॉक्टर लीडनर को सहारा देकर उनकी कुर्सी पर बिठाया। बैठ जाओ मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इस पूरे मामले में बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। डॉक्टर लीडनर ने धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरी ओर देखा। नर्स लैथरन, मेरी पत्नी ने कल आपको अपने अतीत का सच बता दिया था। इस वक्त हमें पुलिस से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए कृपया कैप्टन मैटलैंड और डॉक्टर रैली को विस्तार से बताइए कि कल आपके और लुइस के बीच क्या बातचीत हुई थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कल हुई उस पूरी बातचीत को शब्दशः दोहरा दिया। कैप्टन मैटलैंड बीच बीच में कुछ नोट्स लिख रहे थे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वे डॉक्टर लीडनर की ओर मुड़े। तो लीडनर, क्या ये सब सच है? नर्स लेथरन जो कह रही है वो वाकई हुआ था? नर्स ने आपको जो भी कुछ बताया है वो अक्षरश सच है, डॉक्टर लीडनर ने भारी आवाज़ में पुष्टि की। डॉक्टर रैली ने हैरानी जताते हुए कहा, यह तो किसी उपन्यास जैसी असाधारण कहानी है। क्या आप वे धमकी भरे पत्र में दिखा सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरी पत्नी के सामान में ही मिल जाएंगे, डॉक्टर लीडनर ने जवाब दिया। मैंने बीच में कहा। उन्होंने वे पत्र अपनी मेज़ पर रखे एक छोटे अटैची केस से निकालकर मुझे दिखाए थे। तो शायद वे अब भी वहीं सुरक्षित होंगे, कैप्टन मैटलैंड ने कहा। उनका आमतौर पर दिखने वाला सौम्य चेहरा पत्थर की तरह कठोर और गंभीर हो चुका था। कैप्टन मैटलैंड, इस कहानी को दबाने या छिपाने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्टर लीडनर ने दृढ़ता से कहा। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपको वाकई यकीन है कि वह हमलावर मिसेज लीडनर का पूर्व पति ही था? नर्स, क्या आपको इस बात पर कोई संदेह है? कैप्टन मैटलैंड ने अपनी तीखी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। जी, मुझे लगता है कि इस थ्योरी पर शक करने की गुंजाइश है, मैंने सावधानी से जवाब दिया। डॉक्टर लीडनर ने बीच में कहा, चाहे वो जो भी हो, वो आदमी एक खूंखार कातिल है और मैं तो कहूँगा कि वह एक खतरनाक पागल है। उसे हर हाल में ढूंढना होगा कैप्टन। इस छोटे से इलाके में उसे ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रेली ने बहुत धीमी और रहस्यमयी आवाज़ में कहा, यह काम उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्यों मैटलैंड, क्या मैं सही नहीं कह रहा? कैप्टन मैटलैंड ने कोई सीधा जवाब देने के बजाय अपनी मूँछों को मरोड़ा जैसे वे किसी उलझन में हो। तभी अचानक मुझे याद आया और मैं चौंक गई। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा पर मुझे एक ज़रूरी बात बतानी चाहिए।
फिर मैंने उस इराकी व्यक्ति के बारे में बताया जिसे मैंने और मिसेस लीडनर ने खिड़की से झांकते हुए पकड़ा था। मैंने ये भी जिक्र किया कि कैसे 2 दिन पहले वह फादर लेविग्नी के आसपास मंडरा रहा था। बहुत अच्छे, कैप्टन मैडलन ने नोट करते हुए कहा। पुलिस के लिए एक अच्छा सुराग साबित हो सकता है। हो सकता है उस अजनबी का इस कत्ल से कोई सीधा संबंध हो। मैंने अपनी राय जोड़ते हुए कहा, शायद उसे किसी ने जासूसी के लिए पैसे दिए हों, ताकि वह खबर रख सके कि घर का रास्ता कब साफ है और हमला करने का सही वक्त क्या है। डॉक्टर रेली ने झुंझलाहट में अपनी नाक रगड़ी और बुदबुदाई। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मान लीजिए कि रास्ता कभी साफ था ही नहीं, तब क्या होगा? उनके इस बात ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। रास्ता साफ नहीं था? उनके इस जुमले का क्या मतलब था? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, कैप्टन मैटलैंड डॉक्टर लीडनर की ओर मुड़ गए। लीडनर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुने। कैप्टन मैटलैंड ने गंभीर लहजे में शुरू किया। ये अब तक मिले सबूतों और गवाहियों का निचोड़ है। दोपहर का भोजन 1:45 बजे खत्म हुआ, जिसके बाद आपकी पत्नी नर्स लैथरन के साथ अपने कमरे में चली गई। आप खुद छत पर चले गए और अगले 2 घंटे वहीं बिताए। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर लीडनर ने जवाब दिया। क्या उस दौरान आप एक बार भी छत से नीचे उतरे थे? नहीं, कभी नहीं। क्या कोई और आपके पास छत पर आया था? हाँ, डेविड एमॉट अक्सर आता था। वो मेरे और नीचे आंगन में बर्तन धो रहे लड़के के भी सामान लाने ले जाने का काम कर रहा था। क्या आपने खुद उस दौरान नीचे आंगन की ओर देखा था? एक दो बार देखा था, अक्सर एमॉट को किसी काम के लिए आवाज़ देने के लिए। और हर बार जब आपने देखा तो वह लड़का आंगन के बीचों बीच बैठकर बर्तन धो रहा था। हाँ, वो वहीं था। वह सबसे लंबी अवधि कौन सी थी जब एमॉट आपके साथ छत पर था और नीचे आंगन से नदारद था? डॉक्टर लीडनर ने कुछ पल सोचकर कहा। कहना मुश्किल है, शायद 10 मिनट। मुझे लगा तो होगा कि सिर्फ 2-3 मिनट बीते, पर मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने काम में डूबा होता हूँ तो मुझे समय का सही अंदाज़ा नहीं रहता। कैप्टन मैडलन ने डॉक्टर रैली की ओर देखा और रैली ने सहमति में सिर हिलाया। मैटलैंड ने अपनी छोटी नोटबुक खोली और बोले, अब असली खेल शुरू होता है। लीडनर, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ कि आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच तुम्हारे इस अभियान दल का हर एक सदस्य क्या कर रहा था। लेकिन कैप्टन, इसकी क्या ज़रूरत? 1 मिनट रुकिए, आपको अभी समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मिस्टर और मिसेस मकार्डो की बात करते हैं। श्रीमान मकार्डो अपनी प्रयोगशाला में थे और उनकी पत्नी अपने कमरे में बाल धो रही थी। मिस जॉनसन बैठक कक्ष में सील के निशानों पर काम कर रहे थे। मिस्टर राइटर डार्क रूम में फ़ोटो प्लेटें विकसित कर रहे थे और फादर लेविग्नी अपने कमरे में काम कर रहे थे। दल के बाकी 2 सदस्य कैरी खुदाई स्थल पर थे और कोलमैन हंसनी गए हुए थे। कैप्टन ने एक पल का विराम लिया और आगे कहा, अब ज़रा नौकरों की स्थिति देखिए। आपका रसोइया मेहराब के ठीक बाहर पहरेदार से बातें करते हुए मुर्गियाँ साफ कर रहा था। घर के नौकर इब्राहिम और मंसूर 1:15 बजे वहीं आकर उससे जुड़ गए। वे तीनों 2:30 बजे तक वहीं बैठकर हंसते बोलते रहे, यानी तब तक जब आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर लीडना हैरान होकर आगे की ओर झुके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इन बातों से मुझे उलझा रहे हैं। डॉक्टर लीडना ने व्याकुल होकर पूछा, आखिर आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? कैप्टन मैटलैंड ने मेज़ पर झुकते हुए सीधे उनकी आंखों में झांका। डॉक्टर, क्या आंगन में खुलने वाले इकलौते दरवाजे के अलावा आपकी पत्नी के कमरे में दाखिल होने का कोई और भी रास्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर लीडनर ने जवाब दिया। वहाँ 2 खिड़कियाँ ज़रूर है, लेकिन उन पर मजबूत लोहे की सलाखें लगी हैं, और जहाँ तक मुझे पता है वे खिड़कियाँ बंद थी। कैप्टन ने पुष्टि के लिए मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत कहा, जी हाँ, वे खिड़कियाँ अंदर से पूरी तरह बंद थी और उनकी कुंडियाँ भी लगी हुई थी। और वैसे भी, कैप्टन मैटलैंड ने कड़े स्वर में अपनी बात जारी रखी, अगर वे खिड़कियाँ खुली भी होती तो भी उस रास्ते से कोई अंदर नहीं आ सकता था। मैंने और मेरे साथियों ने खुद जांच की है। सलाखें इतनी पास पास है कि एक बच्चा भी वहाँ से नहीं गुजर सकता। यही हाल बाहर की तरफ खुलने वाली बाकी खिड़कियों का भी है। सब पर लोहे की सलाखें और वे सब एकदम सही सलामत हैं। आपकी पत्नी के कमरे में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मुख्य मेहराबदार दरवाजे से आंगन में आना और फिर उनके कमरे में घुसना। लेकिन गार्ड, रसोइया और दोनों नौकरों की गवाही पत्थर की लकीर है कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास कोई भी अजनबी अंदर नहीं आया। डॉक्टर लीडनर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे कांपती आवाज़ में चिल्लाए, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर रेली ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत पर कठोर स्वर में कहा, हिम्मत रखो मेरे दोस्त। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन अब कड़वी सच्चाई का सामना करना ही होगा। हत्यारा बाहर से नहीं आया था लीडनर। वे एक पल को रुके, कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने वह बम फोड़ा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हत्यारा अंदर से ही था। मिसेस लीडनर की हत्या आपके अपने ही अभियान दल यानी एक्सपीडिशन के किसी सदस्य ने की है। अध्याय 12। मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। डॉक्टर लीडनर अपनी कुर्सी से उछल पड़े और पागलों की तरह कमरे में इधर उधर घूमने लगे।
उनका चेहरा उत्तेजना और दुख से लाल था। रेली, तुम जो कह रहे हो वो पूरी तरह नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन। हम में से कोई एक कातिल? अरे, मेरे अभियान दल का हर एक सदस्य लिस के प्रति पूरी तरह समर्पित था। डॉक्टर रेली के होठों पर एक फीकी और रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उस वक्त उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मानो वे डॉक्टर लीडनर की सादगी पर तरस खा रहे हो। डॉक्टर लीडनर अपनी ही बात को दोहराते रहे। मैं कह रहा हूँ कि यह असंभव है। यह सब उसे बहुत मानते थे। लुइस में एक अद्भुत आकर्षण था, एक ऐसा जादू जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। हर किसी ने इसे महसूस किया था। डॉक्टर रेली ने बनावटी ढंग से गला साफ किया। माफ़ कीजिए लीडनर, पर आखिर यह सिर्फ आपकी राय है। अगर आपके दल के किसी सदस्य के मन में आपके पत्नी के प्रति नफरत भी होती तो जाहिर है वे आपके मुंह पर तो इस बात का जिक्र कभी नहीं करते। डॉक्टर लीडनर की परेशानी साफ झलक रही थी। वे रुक कर बोले, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिर भी रैली, मुझे यकीन है कि आप गलत हैं। हर कोई लुइस को पसंद करता था। वे एक दो पल के लिए चुप हुए और फिर अचानक जैसे फट पड़े। आपका ये विचार ही बेतुका है। सच कहूँ तो यह पूरी तरह अविश्वसनीय है। लीडनर, आप कड़वे तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। कैप्टन मैटलैंड ने अपनी भारी आवाज़ में दखल दिया। तथ्य? कौन से तथ्य? डॉक्टर लीडनर चिल्लाए। एक भारतीय रसोइये और 2 अरब नौकरों द्वारा बोले गए झूठ को आप तथ्य कह रहे हैं? रेली, तुम इन लोगों के स्वभाव को उतना ही जानते हो जितना मैं। मैटलैंड, तुम भी। इन लोगों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग अक्सर वही कह देते हैं जो वे सोचते हैं और साफ सुनना चाहते हैं। डॉक्टर रेली ने रूखे स्वर में जवाब दिया। लीडनर, इस मामले में वे वही कह रहे हैं जो हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। वैसे भी मैं आपके घर के तौर तरीकों से वाकिफ़ हूँ। मेहराबदार गेट के ठीक बाहर का हिस्सा एक तरह का सामाजिक अड्डा है। जब भी मैं दोपहर में यहाँ आया हूँ, मैंने आपके रसोइये और पहरेदारों को वहीं महफिल जमाते देखा है। आज भी उनका वहाँ होना एक स्वाभाविक बात है। डॉक्टर लीडनर ने हार नहीं मानी। फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनुमान लगा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो आदमी, वो शैतान, दोपहर से पहले ही अंदर घुसकर कहीं छुप गया हो? डॉक्टर रेली ने बहुत शांत लहजे में डॉक्टर लीडनर के सवाल का जवाब दिया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यह मुमकिन है। मान लेते हैं कि कोई अजनबी चुपके से अंदर आ गया, लेकिन उसे सही मौके का इंतज़ार में कहीं ना कहीं छिपना पड़ता। मिसेस लीडनर के कमरे में छिपने की कोई जगह नहीं थी, तो वह वहाँ तो नहीं हो सकता था। साथ ही उसे कमरे में आने जाने के दौरान पकड़े जाने का भारी जोखिम उठाना पड़ता, क्योंकि डेविड अमॉट और वो लड़का ज़्यादातर समय आंगन में ही मौजूद थे। वो लड़का? मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। डॉक्टर लीडनर ने जैसे उम्मीद की एक किरण ढूंढते हुए कहा। मैटलैंड, वो लड़का काफ़ी तेज़ और होशियार है। क्या उसने किसी को लुइस के कमरे में जाते हुए नहीं देखा? हमने उस लड़के से बात की है, कैप्टन मैटलैंड ने जवाब दिया। वो दोपहर में बर्तन धोता रहा, सिवाय एक मौके के। लगभग 1:30 बजे के आसपास। एमॉड भी इसका सटीक समय नहीं बता पाए। वे छत पर आपके पास गए थे और वहाँ करीब 10 मिनट रुके। क्या ये सही है? हाँ, समय लगभग उतना ही रहा होगा, डॉक्टर लीडनर ने स्वीकार किया। बस यही वो समय था। उन 10 मिनटों में जब एमॉड छत पर आपके पास थे, लड़के ने काम से जी चुराया, गेट के बाहर बाकी नौकरों से गप्पे लड़ाने चला गया। जब एमॉड नीचे आया और लड़का उन्हें वहाँ नहीं मिला, तो उन्होंने उसे ज़ोर से डांट कर वापस बुलाया। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कत्ल उन्हीं 10 मिनटों के सन्नाटे में हुआ है। ये सुनते ही डॉक्टर लीडनर के मुंह से एक कराह निकली और उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। वे टूट चुके थे। डॉक्टर रेली ने उसी ठंडे और तथ्यात्मक लहजे में अपनी बात जारी रखी। समय का ये गणित मेरी डॉक्टरी मुआयने से पूरी तरह मेल खाता है। जब मैंने जांच की तो मौत को लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। अब सवाल बस एक ही बचता है, ये खौफनाक काम किया किसने? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद डॉक्टर लीडनर संभले और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, रैली, मैं तुम्हारे तर्कों की गहराई को समझ रहा हूँ। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये वाकई कोई अंदरूनी काम है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भारी चूक हो रही है। तुम्हारा तर्क सुनने में तो सही है, पर इसमें कोई ना कोई बुनियादी खामी ज़रूर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम एक बहुत बड़े संयोग पर यकीन करने को कह रहे हो। डॉक्टर रेली ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए कहा। अजीब बात है कि आपने उसी शब्द का इस्तेमाल किया। डॉक्टर लीड ने उनकी बात अनसुनी कर अपनी धुन में बोलते रहे। मेरी पत्नी को धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। उसके पास एक खास इंसान से डरने की ठोस वजह थी, और अब उसकी हत्या हो गई है। लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो कि उसकी हत्या उस धमकी देने वाले ने नहीं, बल्कि किसी बिल्कुल अलग इंसान ने की है। मैं कहता हूँ कि यह बात सुनने में ही मजाक लगती है। दिखने में तो ऐसा ही लगता है। हाँ, डॉक्टर रैली ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। फिर उन्होंने कैप्टन मैटलैंड की ओर एक अर्थपूर्ण नज़रों से देखा। संयोग है ना? मैटलैंड, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें अपनी ये विशेष बात अब लीडनर के सामने रखनी चाहिए? कैप्टन मैटलैंड ने गंभीरता से सिर हिलाकर अपनी मंजूरी दे दी।
कैप्टन मैडलन ने संक्षेप में अनुमति देते हुए कहा, आगे बढ़ो। डॉक्टर रेली सीधे डॉक्टर लीडनर की ओर मुड़े और पूछा, लीडनर, क्या तुमने कभी हरक्यूल पायरो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? डॉक्टर लीडनर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, जैसे वे इस नाम को याद करने की कोशिश कर रहे। हाँ, मुझे लगता है मैंने ये नाम सुना है, उन्होंने कुछ धुंधली यादों के साथ कहा। एक बार वैन एल्डिन उनके बारे में काफ़ी तारीफ कर रहे थे। वे कोई प्राइवेट जासूस है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन वे तो लंदन में रहते होंगे, डॉक्टर लीडनर ने मायूसी से कहा। उससे हमें यहाँ इस रेगिस्तान में क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर रेली की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, वे लंदन में रहते हैं, ये सच है, लेकिन अद्भुत संयोग जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहीं से शुरू होता है। वे इस समय लंदन में नहीं बल्कि सीरिया में हैं। यकीन मानिए, कल बगदाद जाते समय वे हसनी से होकर ही गुजरने वाले। आपको ये खबर किसने दी? फ्रांसीसी कौंसल जीन बेरात ने। उन्होंने कल रात हमारे साथ डिनर किया था, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा पता चला है कि पायरो साहब सीरिया में सेना से जुड़े किसी बड़े घोटाले को सुलझाने में लगे हुए थे। वे अब बगदाद के दौरे पर निकल रहे हैं। ये किसी चमत्कारिक संयोग से कम नहीं है। डॉक्टर लीडनर एक पल के लिए हिचकिचाए और उन्होंने कैप्टन मैटलैंड की ओर अपराधी भाव से देखा, जैसे उन्हें डर हो कि कैप्टन इसे अपनी काबिलियत पर शक न मान लें। कैप्टन मैटलैंड, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इस सहयोग का स्वागत करूंगा, कैप्टन मैटलैंड ने बिना किसी अहंकार के तुरंत जवाब दिया। सच कहूँ लीडनर, मेरे सिपाही ग्रामीण इलाकों की खाक छानने और कबीलों के बीच होने वाले खून खराबे की जांच करने में माहिर हैं। लेकिन आपकी पत्नी का ये मामला मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। ये पूरा मामला बेहद उलझा हुआ और संदिग्ध है। मैं चाहूँगा कि पायरो जैसा अनुभवी व्यक्ति इसकी कमान संभाले। तो क्या आपका सुझाव है कि मुझे पायरो से मदद की गुहार लगानी चाहिए? डॉक्टर लीडनर ने पूछा। पर मान लीजिए अगर उन्होंने मना कर दिया तो? डॉक्टर रेली ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वे मना नहीं करेंगे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं खुद एक पेशेवर हूँ, रैली ने जवाब दिया। अगर मेरे सामने डॉक्टरी का कोई ऐसा पेचीदा केस आए जिसे आज तक सुलझाया ना गया हो, तो मैं उसे चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगा। और लीडनर, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। नहीं, ये साधारण नहीं है, डॉक्टर लीडनर ने धीरे से कहा। अचानक दर्द की एक लहर उनके चेहरे पर दौड़ गई और उनके होठ फड़कने लगे। तो क्या रैली, आप मेरी तरफ से हल्की हरक्यूल पायरो से संपर्क करेंगे? मैं अभी इसी वक्त व्यवस्था करता हूँ। डॉक्टर लीडनर ने दबी आवाज़ में उनका शुक्रिया अदा किया, फिर वे धीरे से बुदबुदाए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि लुइस वाकई हमें छोड़कर जा चुकी है। उनका वह चेहरा और उनकी वह बेबसी, मैं उसे और ज़्यादा देर तक खड़े होकर नहीं देख सकती थी। मेरा दिल भर आया। ओ डॉक्टर लीडनर, मेरा संयम अचानक जवाब दे गया और मैं बोल पड़ी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने कर्तव्य में पूरी तरह विफल रही हूँ। मिसेज लीडनर की सुरक्षा करना, उन्हें किसी भी नुकसान से बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं नाकाम रही। डॉक्टर लीडनर ने बहुत ही गंभीरता और करुणा के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नर्स, आपको खुद को दोष देने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बेहद धीमी और टूटती हुई आवाज़ में कहा। सारा दोष मेरा है। ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे विश्वास ही नहीं था। शुरू से ही मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि उनके ऊपर मंडरा रहा वह खतरा इतना वास्तविक और इतना करीब हो सकता है। वे अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे की मांसपेशियों में एक अजीब सी तड़प और पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। हाँ, ये मैंने ही किया। उन पर विश्वास न करके मैंने उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। इतना कहते ही वे लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे से बाहर निकल गए, मानो उनके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा हो। डॉक्टर रेली ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में भी वही अफसोस था। उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, सच तो यह है कि मुझे भी अपराधी जैसा महसूस हो रहा है। मुझे लगा कि मिसेज लीटनर महज सबका ध्यान खींचने के लिए ये सब नाटक कर रही हैं। मैं मैं भी इसे गम मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। मैंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर झुका दिया। डॉक्टर रेली ने बड़े भारी मन से कहा, हम तीनों ही गलत थे नर्स। हमने एक जिंदा खतरे को महज वहम समझ लिया। हाँ, और उसकी कीमत एक जान देकर चुकानी पड़ी। कैप्टन मैटलैंड ने रूखे पर गंभीर स्वर में अपनी बात पूरी की। अध्याय 13। हरक्यूल पायरो का आगमन। मुझे नहीं लगता कि मैं हरक्यूल पायरो को पहली बार देखने के उस अनुभव को कभी भूल पाऊंगी। बेशक बाद में मुझे उनकी आदतों की परख हो गई थी, लेकिन उस शुरुआती मुलाकात में तो मुझे ज़ोरदार झटका लगा था। मुझे यकीन है कि वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी मेरी ही तरह महसूस किया होगा। पता नहीं मेरे मन में उनकी कैसी छवि थी, शायद कुछ कुछ शर्लक होम्स जैसी। लंबा कद काठी वाला, दुबला पतला और तेज़ तर्रार चेहरे वाला शख्स। मुझे ये तो मालूम था कि वह एक विदेशी यानी बेल्जियम निवासी है, लेकिन वह इतना ज़्यादा विदेशी होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सच कहूँ तो उसे पहली बार देखते ही हंसी आ जाती थी। वह किसी गंभीर जासूस के बजाय किसी नाटक या सिनेमा का कोई मज़ेदार किरदार ज़्यादा लग रहा था।
सबसे पहली बात तो ये कि उसकी लंबाई मुश्किल से 5 फुट 4 या 5 इंच रही होगी। वो एक अजीब सा गोल मटोला उम्रदराज आदमी था, जिसकी मूछें बहुत बड़ी थी और सिर बिल्कुल किसी अंडे जैसा। वह किसी नामी जासूस के बजाय किसी कॉमेडी नाटक के नाई जैसा ज़्यादा दिख रहा था। और यही वो आदमी था जिसे मिसेस लीडनर के कातिल को बेनकाब करना था। मुझे लगता है कि मेरे मन में उपजी यह निराशा मेरे चेहरे पर साफ झलक गई होगी, क्योंकि लगभग उसी पल उसने अपनी शरारती मुस्कान के साथ मुझसे कहा, क्या आप मेरी काबिलियत पर संदेह कर रही हैं मेरी सिस्टर? याद रखिए, पुडिंग का असली स्वाद तो उसे चखने के बाद ही पता चलता है। उनका मतलब यही था कि किसी चीज़ की असलियत उसके इस्तेमाल या नतीजे से ही आंकी जानी चाहिए। बात तो उनकी 100% सही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें देखकर मुझ में रत्ती भर भी आत्मविश्वास नहीं जागा। डॉक्टर रेली रविवार को दोपहर के भोजन के बाद पायरो को अपनी कार में लेकर यहाँ पहुंचे। पायरो का पहला कदम था हम सभी को एक साथ इकट्ठा करना। भोजन कक्ष की उस बड़ी मेज के इर्द गिर्द हम सब जमा हुए। मेज की एक मुख्य कुर्सी पर मिस्टर पायरो विराजमान थे। उनके एक तरफ डॉक्टर लीडनर और दूसरी तरफ डॉक्टर रैली बैठे थे। जब सन्नाटा छा गया तो डॉक्टर लीडनर ने अपना गला साफ किया और अपनी कोमल हिचकिचाती आवाज़ में बोले, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने एम हरक्यूल पायरो का नाम ज़रूर सुना होगा। वे आज हंसनी से गुजर रहे थे और उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हुए अपनी यात्रा रोककर हमारी मदद करना स्वीकार किया। यद्यपि इराक पुलिस और कैप्टन मैटलैंड अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। वे अचानक अटक गए और डॉक्टर रेली की ओर मदद भरी नज़रों से देखा कि ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। मेज़ के सिरे पर बैठे उस छोटे कद के आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, यह सब इतना सीधा साधा नहीं है ना? सच कहूँ तो वह अजीब लहजे में टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल रहा था। ओह, उस आदमी को तो पकड़ा ही जाना चाहिए। मिसेस मकार्डो अचानक चीख पड़ी। अगर वह हत्यारा बच निकला तो यह हम सब के लिए असहनीय होगा। मैंने गौर किया कि उस छोटे विदेशी की पार की नज़रें मिसेस मकार्डो को बड़ी बारीकी से देख रही थी। उसने पूछा, वह वो कौन है मैडम? क्यों? वही हत्यारा, और कौन? हत्यारा। हरक्यूल पायरो ने ऐसा कहा मानो हत्यारा कोई मामूली सी चीज़ हो जिसकी कोई अहमियत ही ना हो। हम सब उसे हैरत से घूर रहे थे। वह अपनी शांत नज़रों से एक एक करके हम सबके चेहरे पढ़ रहा था। उसने फिर कहा, मुझे लगता है कि आप में से किसी का भी इससे पहले किसी हत्या के मामले से पाला नहीं पड़ा होगा। सबने तभी आवाज़ में नाम में सिरे लाया। पायरो के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी। इसलिए यह साफ है कि आपको इस स्थिति की बुनियादी बातें भी नहीं पता। इसमें कई अप्रिय अनुभव छिपे होते हैं। जी हाँ, बहुत ही कड़वे अनुभव। और उनमें सबसे पहला है संदेह का माहौल। संदेह? मिस जॉनसन ने सवाल किया। पायरो ने उन्हें ध्यान से देखा। मुझे लगा कि मिस जॉनसन का व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित कर रहा है, मानो वे सोच रहे हो कि इस कमरे में कम से कम एक व्यक्ति तो समझदार और बुद्धिमान बैठा है। जी मैडम, उसने कहा। शक? और इस बारे में बात करने से कतराइए मत। इस वक्त इस घर में मौजूद हर व्यक्ति शक के दायरे में। रसोइया, नौकर, बर्तन धोने वाला लड़का और जी हाँ, इस अभियान दल के आप सभी सदस्य भी। ये सुनते ही मिसेस मकार्डो गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो? ये घिनौना है, बिल्कुल असहनीय है। डॉक्टर लीडनर, क्या आप चुपचाप बैठे इस आदमी को ये सब बकने देंगे? डॉक्टर लीडनर ने थके हुए स्वर में कहा, मैरी, कृपया शांत हो जाओ। तभी मिस्टर मकार्डो भी खड़े हो गए। उनके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे और उनकी आंखें खून जैसी लाल हो रही थीं। मैं सहमत हूँ, यह घोर अन्याय है, एक अपमान है। मिस्टर मकार्डो गुस्से में चिल्लाए। नहीं नहीं, मिस्टर पायरो ने शांत लहजे में कहा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आप सभी को हकीकत का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। जिस घर की चारदीवारी के भीतर हत्या हुई हो, वहाँ हर सदस्य संदेह के दायरे में आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत है कि कातिल बाहर से आया था? मिसेस मकार्डो लगभग रोते हुए बोली, लेकिन यकीनन वो बाहर से ही आया होगा। यही तो तर्क संगत है। इसके अलावा कुछ भी सोचना अविश्वसनीय होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, पायरो ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी कार्यप्रणाली क्या है। सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि इस कमरे में बैठा हर व्यक्ति निर्दोष है। जब यहाँ से संदेह हट जाएगा तब मैं हत्यारे की तलाश कहीं और करूँगा। पर क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? फादर लेविग्नी ने बड़ी विनम्रता से सवाल किया। फादर, याद रखिए कि कछुए ने भी खरगोश को पछाड़ दिया था। फादर लेविग्नी ने बेबसी में अपने कंधे उचका दिए और हताशा भरे स्वर में कहा, हम आपके भरोसे हैं। इस खौफनाक मामले में हमारी बेगुनाही को जितनी जल्दी हो सके परख लीजिए। जी बिल्कुल। मेरा कर्तव्य था कि स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दूं, ताकि मेरे सवालों से आपको कोई आपत्ति ना हो। शायद फादर चर्च इस मामले में एक उदाहरण पेश करेगा। आप जो चाहे पूछ सकते हैं, फादर लेविनी ने गंभीरता से कहा। पायरो ने सवालों की झड़ी लगा दी।
क्या यह आपका ये पहला सीज़न है? हाँ। आप यहाँ कब पहुँचे? करीब 3 हफ्ते पहले, 27 फरवरी को। कहाँ से आए थे? कॉर्थेज में पेरिस ब्लैंक्स के आदेश पर। धन्यवाद। क्या यहाँ आने से पहले आप मिसेज लीडनर को जानते थे? नहीं, मैंने उन्हें पहली बार यहीं देखा था। हत्या के वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं अपने कमरे में कीलाकार लिपि वाली मिट्टी की पट्टियों के अनुवाद पर काम कर रहा था। पायरो ने अपने पास रखे इमारत के नक्शे पर नज़र डाली। क्या आपका कमरा दक्षिण पश्चिम कोने में है, जो मिसेस लीडनर के कमरे के बिल्कुल सामने पड़ता है? जी हाँ। आप अपने कमरे में किस समय गए थे? लंच के तुरंत बाद, लगभग पौने 1 बजे। और वहाँ कब तक रहे? 3 बजने से थोड़ा पहले तक। मैंने गाड़ी को आते और फिर तुरंत जाते सुना तो मुझे हैरानी हुई और मैं देखने के लिए बाहर निकल आया। उस दौरान क्या आप एक बार भी कमरे से बाहर निकले? नहीं, एक बार भी नहीं। क्या आपने कुछ असामान्य देखा या सुना? नहीं, मेरा कमरा बाहर की तरफ खुलता है, इसलिए आंगन की हलचल सुनाई नहीं दी। बस मिस्टर एमॉट को एक दो बार छत पर जाते सुना था, पर मैं अपने काम में इतना डूबा था कि समय का अंदाज़ा नहीं रहा। पायरो कुछ पल रुके, फिर बोले, क्या आप ऐसा कुछ भी बता सकते हैं जिससे इस रहस्य पर रोशनी पड़े? हत्या से पहले के दिनों में कोई खास बात? फादर लेविग्नी थोड़े असहज दिखे और उन्होंने डॉक्टर लीडनर की ओर देखा। सर, ये कहना मुश्किल है, पर अगर आप मेरी निजी राय पूछें तो मुझे लगता है कि मिसेस लीडनर वाकई डरी हुई थी। वे अजनबियों को देखकर घबरा जाती थीं। मुझे लगता है कि उनके डर की कोई ठोस वजह ज़रूर थी, पर उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। पायरो ने अपना गला साफ किया और अपने नोट्स की ओर देखने लगे। मुझे पता चला है कि 2 रात पहले यहाँ चोरी की एक आशंका जताई गई थी। पायरो ने अपनी पैनी नज़रों से सभा को देखते हुए कहा। फादर लेविग्नी ने सर में सहमति में सिर हिलाया और उस रात की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने एंटीका कक्ष यानी पुरातात्विक अवशेषों का कमरा में एक रहस्यमय रोशनी देखी थी और उसके बाद की गई तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला था। क्या आपको वाकई लगता है कि उस वक्त परिसर में कोई अनधिकृत बाहरी व्यक्ति मौजूद था? पायरो ने पूछा। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। फादर लेविग्नी ने ईमानदारी से जवाब दिया। कुछ भी चोरी नहीं हुआ तो ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाया गया था। हो सकता है वह घर के नौकरों में से ही कोई हो, या फिर इस अभियान दल का ही कोई सदस्य। पायरो ने तिरछी नज़र से पूछा। जी, मुमकिन है, पर उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास अपनी गलती स्वीकार न करने का भला क्या कारण होता? लेकिन क्या वह कोई भारी अजनबी भी हो सकता था? जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, फादर ने कहा। पायरो ने एक और पेचीदा सवाल उछाला। मान लीजिए कि कोई अजनबी उस रात परिसर में दाखिल हो गया था, तो क्या वह अगले पूरे दिन और उसके अगले दिन की दोपहर तक खुद को यहाँ छुपाए रखने में सफल हो सकता था? पायरो ने यह सवाल फादर लेविग्नी और डॉक्टर लीडनर दोनों के सामने रखा। दोनों ही इस पर गंभीरता से विचार करने लगे। डॉक्टर लीडनर ने काफ़ी सोच विचार के बाद कुछ झिझक के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई अजनबी इतने लंबे समय तक बिना आए छिपा रह सके। आपका क्या ख्याल है, फादर? नहीं, नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फादर लेविग्नी ने सहमति जताई। दोनों ही व्यक्ति इस भारी अजनबी वाली थ्योरी को खारिज करने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे, मानो वे दिल से चाहते हो कि कातिल कोई बाहरी ही हो। तब पायरो मिस जॉनसन की ओर मुड़े। और आप, मैडम, क्या आपकी नज़र में ये परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस व्यवहारिक लगती है? मिस जॉनसन ने कुछ पल शांत रहकर गहराई से विचार किया और फिर धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। नहीं, मिस जॉनसन ने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। भला कोई यहाँ छिप कहाँ सकता है? सभी बेडरूम्स इस्तेमाल में और उनमें इतना सामान भी नहीं है कि कोई इनके पीछे छिप सके। अगले पूरे दिन डार्क रूम, ड्राइंग ऑफिस और प्रयोगशाला सब जगह लोग काम कर रहे थे। हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी अलमारी या अंधेरा कोना भी नहीं है। हाँ, अगर नौकरों की मिली भगत हो तो बात अलग है। यह संभव तो है, पर इसकी संभावना बहुत ही कम है, पायरो ने संक्षेप में कहा। फिर वे एक बार फिर फादर लेवेगनी की ओर मुड़े। एक और बात है, फादर। कुछ दिन पहले नर्स लेदरन ने आपको बाहर एक अजनबी आदमी से बात करते हुए देखा था। उससे भी पहले उन्होंने उसी आदमी को खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। ऐसा लगता है कि वह आदमी जानबूझकर इस परिसर के आसपास मंडरा रहा था। बिल्कुल, ये मुमकिन है, फादर लेविग्नी ने सोच विचार कर जवाब दिया। क्या आपने पहले कभी उस आदमी से बात की थी या उसने खुद आपसे संपर्क किया था? फादर ने पल भर के लिए यादों पर जोर दिया। मेरा मानना है, हाँ, मुझे यकीन है कि उसने ही मुझसे बात की थी। उसने क्या कहा? पायरो ने तीखी नज़रों से पूछा। फादर लेविग्नी ने अपनी याददाश्त पर दबाव डाला। उसने शायद ये पूछा था कि क्या यही अमेरिकी अभियान का घर है। फिर उसने इस बारे में कुछ कहा कि अमेरिकी लोग खुदाई के लिए बहुत सारे आदमियों को काम पर रख रहे हैं। मैं उसकी पूरी बात तो नहीं समझ पाया, पर अपनी अरबी सुधारने के लिए मैंने बातचीत जारी रखी। मुझे लगा कि वह शहर का रहने वाला है तो शायद मज़दूरों की तुलना में उसकी भाषा मुझे बेहतर समझ आएगी। क्या किसी और विषय पर भी चर्चा हुई?
जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहा था कि हसनी एक बड़ा शहर है, जिस पर उसने सहमति जताई कि बगदाद तो उससे भी बड़ा है। फिर शायद उसने मुझसे ये पूछा था कि क्या मैं अर्मेनियाई हूँ या सीरियाई कैथोलिक, बस इसी तरह की कुछ बातें। पायरो ने धीरे से सिर हिलाया। क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? फादर लेविंगनी ने एक बार फिर माथे पर बल डालकर याद करने की कोशिश की। अंत में वो बोले, वो कद में छोटा और गठीला था, उसकी आंखें काफ़ी भैंगी थी और उसका रंग साफ यानी गोरा था। इतना सुनते ही मिस्टर पायरो मेरी ओर मुड़े। क्या ये वर्णन आपके द्वारा देखे गए आदमी से मेल खाता है? पायरो ने मुझसे पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। मेरे हिसाब से वो आदमी छोटा नहीं बल्कि काफ़ी लंबा था और उसका रंग बहुत गहरा था। मुझे तो वह दुबला पतला लगा था और जहाँ तक उसकी आंखों की बात है मुझे उनमें कोई भैंगापन नज़र नहीं आया। मिस्टर पायरो ने बड़ी निराशा के साथ अपने कंधे उचका दिए। हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप पुलिस में होते तो आपको अच्छी तरह पता होता कि एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया वर्णन कभी मेल नहीं खाता। हर विवरण एक दूसरे के विपरीत होता है। मुझे उसकी तिरछी नज़र यानी भैंगेपन को लेकर पूरा यकीन है। फादर लेविग्नी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। नर्स लेथरम बाकी बातों में सही हो सकती हैं। वैसे जब मैंने उसे गोरा कहा तो मेरा मतलब एक औसत इराकी के मुकाबले गोरा होना था। मुझे लगता है कि नर्स की नज़रों में वो काला ही कहलाएगा। मैंने ज़िद के साथ कहा। उसका रंग बहुत गहरा था, एक अजीब सा गहरा मटमैला पीला रंग। तभी मैंने देखा कि डॉक्टर रेली अपने होठ दबाकर मुस्कुरा रहे थे। पायरो ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए जैसे वे इस बहस को विराम देना चाहते हो। छोड़िए, वह अजनबी जो यहाँ आसपास मंडरा रहा था वह महत्वपूर्ण हो सकता है या शायद इसका इस मामले से कोई लेना देना ही ना हो। जो भी हो उसे ढूंढना ज़रूरी है। आइए हम अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। वे एक मिनट के लिए टिटके और मेज़ के चारों ओर बैठे चेहरों को अपनी पार की नज़रों से टटोला। फिर अचानक एक फुर्तीले इशारे के साथ उन्होंने मिस्टर कार्ल राइटर को चुना। आइए मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, हमें कल दोपहर की घटना का पूरा ब्यौरा दीजिए। यह वह कार्ल राइटर का चेहरा जो पहले से ही कुछ गुलाबी बैगनी सा था, शर्म और घबराहट से एकदम लाल हो गया। मैं? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। जी हाँ, आप ही। सबसे पहले आपका नाम और उम्र? कार्ल राइटर, 28 साल। अमेरिकी हैं, है ना? जी, मैं शिकागो से हूँ। क्या ये आपका पहला सीज़न है? जी हाँ, मैं यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूँ। बहुत अच्छे। और कल दोपहर आपने क्या काम किया? खैर, मैं अपना ज़्यादातर वक्त डार्क रूम में ही बिता रहा था। ज़्यादातर वक्त, है ना? पायरो ने उनके शब्दों को पकड़ा। जी, पहले मैंने कुछ फ़ोटो प्लेटें डेवलप की और उसके बाद मैं कुछ एंटीक्स की तस्वीरें खींचने की तैयारी कर रहा था। बाहर आंगन में? ओह नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी वाले कमरे के अंदर ही। क्या डार्क रूम और फोटोग्राफी वाला कमरा आपस में जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप उस दौरान एक बार भी फोटोग्राफी रूम से बाहर नहीं निकले? नहीं, एक बार भी नहीं। क्या आपने आंगन में कुछ भी असामान्य होते देखा? उस नौजवान ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कार्ल राइटर ने स्पष्ट किया। मैं अपने काम में बहुत मग्न था। मैंने स्टेशन वैगन के वापस आने की आवाज़ तो सुनी थी और जैसे ही मुझे अपने काम से थोड़ा मौका मिला तो मैं ये देखने बाहर आया कि कोई चिट्ठी पत्री आई है या नहीं। तभी मैंने वो शोर शराबा सुना। और आपने फोटोग्राफी वाले कमरे में अपना काम ठीक किस समय शुरू किया था? पायरो ने पूछा। दोपहर के 1 बजने में 10 मिनट पहले। क्या आप इस दल में शामिल होने से पहले मिसेस लीटनर को जानते थे? उस नौजवान ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं सर, यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। क्या आप किसी भी ऐसी छोटी मोटी घटना के बारे में बता सकते हैं जो शायद हमारी मदद कर सके? कॉल राइटर ने एक बार फिर बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे वाकई कुछ भी नहीं पता सर। पायरो की निगाहें अब अगले व्यक्ति पर टिकी। मिस्टर अमोट? डेविड अमोट ने अपनी उसी मधुर और सौम्य अमेरिकी आवाज़ में बड़ी स्पष्टता से बात शुरू की। मैं पौने 1 बजे से लेकर पौने 3 बजे तक आंगन में मिट्टी के बर्तनों के साथ काम कर रहा था। मैं उस लड़के अब्दुल्ला के काम की देखरेख कर रहा था, बर्तनों की छटाई कर रहा था और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर लीडनर की मदद के लिए छत पर भी जाता था। उस दौरान आप कितनी बार छत पर गए थे? मुझे लगता है कि कुल 4 बार। कितनी देर के लिए? अमूमन बस कुछ कुछ ही मिनटों के लिए, लेकिन एक बार जब मैं करीब आधे घंटे तक नीचे काम कर चुका था तब मैं करीब 10 मिनट तक छत पर रुका रहा। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन से अवशेष रखने लायक हैं और किन्हें फेंक देना चाहिए। और मुझे ये जानकारी मिली है कि जब आप उन 10 मिनटों के बाद नीचे आए तो आपने पाया कि वह लड़का अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। हाँ, एमोट ने स्वीकार किया। मैंने उसे नाराज़ होकर पुकारा तो वह बाहर मुख्य मेहराबदार दरवाजे से वापस आता देखा। मैं बाहर बाकी नौकरों के साथ गपशप करने चला गया था। क्या वह इकलौता समय था जब उसने अपना काम छोड़ा था? खैर, मैंने खुद उसे 1-2 बार मिट्टी के बर्तन पहुंचाने के लिए छत पर भेजा था। पायरो ने अपना लहजा थोड़ा गंभीर करते हुए कहा। मिस्टर एमोट, आपसे ये पूछने की शायद ही कोई ज़रूरत है कि क्या आपने उस पूरे दौरान किसी को मिसेज लीडनर के कमरे में घुसते या बाहर निकलते देखा था? डेविड अमोट ने बिना पलक झपकाए तुरंत जवाब दिया। मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। डेविड अमोट ने दृढ़ता से कहा।
दोपहर के उन 2 घंटों के दौरान जब मैं आंगन में काम कर रहा था, वहाँ कोई अजनबी तो क्या, घर का भी कोई सदस्य नहीं आया। पायरो ने अपनी पैनी नज़रें उन पर टिकाई। तो आपके सबसे सटीक अनुमान के अनुसार जब आप और वह लड़का दोनों ही अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे और आंगन पूरी तरह सूना था, तब दोपहर के 1:30 बज रहे थे। समय लगभग वही रहा होगा, एमॉट ने जवाब दिया। बेशक मैं पल पल की घड़ी तो नहीं देख रहा था, पर अंदाज़ा यही है। मिस्टर पायरो अब डॉक्टर रैली की ओर मुड़े। डॉक्टर, क्या यह समय आपके द्वारा बताए गए मृत्यु के अनुमानित समय से मेल खाता है? जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर रैली ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मिस्टर पायरो ने अपनी बड़ी और घुमावदार मूछों पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूबे रहने का अभिनय किया। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीरता से घोषणा की। तो मुझे लगता है कि हम अब इस निष्कर्ष को स्वीकार कर सकते हैं कि मिसेस लीडर की हत्या उन्हीं 10 मिनटों के सन्नाटे के दौरान हुई थी। तो चलिए दोस्तों, मर्डर इन मेसोपोटामिया के इस दूसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।